देते हैं। स्क्रीन में शेयर कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, जिसके छोटे मोटे मसले हैं ना वो हम इंशाल्लाह क्लास के एंड के अंदर देख लेते हैं। अभी हम जो है आगे पढ़ लेते हैं। आज की जो हमारी क्लास है, प्रीवियस क्लासेस के अंदर मैंने अभी तक हमने MT5 को पूरा देख लिया था, ओवरव्यू के उसको किस तरीके से यूज़ करना है। MT4 का आई गेस हमने देखा था, MT5 का देखा था। लेकिन जिस तरीके से आप MT4 यूज़ करते हैं उसी तरीके से MT5 करेंगे। उसके बस थोड़ा बहुत आपको ऑप्शंस कहीं और नज़र आ रहे होंगे, लेकिन आप खुद उसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको कोई इशू नहीं होगा। अगर ऐसा किसी को कोई इशू आता है वो ग्रुप में मैसेज करेगा, मैं आपको MT5 का ना एक ट्यूटोरियल बना के छोटा सा इन द फॉर्म ऑफ वीडियो शेयर कर दूंगा। तो वो MT5 इनका जो है वो अपडेटेड वर्जन है। क्योंकि मैं भी पहले MT4 यूज कर रहा था, लेकिन उसमें मसला ये होता था कि कभी कभार ना ट्रेड्स या वो उनका ये जो ऐप थी ये स्टक हो जाती थी। तो फिर मैंने अपने आप को MT5 पे शिफ्ट किया था। तो MT4 भी एज सच कोई इशू नहीं आता, इक्का दुक्का कभी कभार आ जाता है। MT4 थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली है, MT5 भी यूजर फ्रेंडली है। बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा उसको यूज करें। MT5 जो है वो अपडेटेड वर्जन है। उसके बाद फिर हमने ये ब्रोकर का पूरा ओवरव्यू कर लिया था। मैंने आप लोगों को ब्रोकर के साथ अकाउंट सेटअप के बारे में बता दिया था। इसके अलावा फिर हमने क्या किया था, हमने कैंडल्स को देखा था कि कैंडल स्टिक होती क्या है और इसको कॉन्सेप्ट क्या है। इसके अंदर फिर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को हमने डिस्कस किया था। अब आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे अब मैं आ गया हूँ ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। इसका भी हम थोड़ा बहुत वो ओवरव्यू कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों को जब MT5 का ओवरव्यू दिया है तो इसका आपको इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम दे देते हैं। ये बेसिकली ट्रेडिंग व्यू जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हर जगह से ना डाटा फेच करके आपको यहीं पे ला के दिखा देता है। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम अपने एनालिसिस जो भी होते हैं वो हम ट्रेडिंग व्यू पे कर रहे होते हैं और जो हम अपनी ट्रेड ले रहे होते हैं वो जाके MT5 या अपना जो भी सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर जाके हम अपनी ट्रेड प्लेस कर रहे होते हैं। इस पे थोड़ा सा ना आपको एनालिसिस करने में आसानी होती है। MT5 या MT4 के अंदर ना एनालिसिस करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं और इसके अलावा डिफरेंट लाइंस वगैरह। तो इसके अंदर हम एनालिसिस करते हैं और जो हम ट्रेड लेते हैं वो अपना जो है वो जाके MT5 या MT4 के ऊपर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? एक दफ़ा चैट में बता दें कोई सच इशू आवाज़ वगैरह स्क्रीन। ठीक है, 723 ठीक है। अच्छा, अब ट्रेडिंग व्यू को थोड़ा सा देख लेते हैं। ट्रेडिंग व्यू के अंदर सबसे पहले ना यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से टाइम फ्रेम्स नहीं नजर आ रहे होंगे। तो आप लोगों ने जो जो टाइम फ्रेम्स देखने हैं उसके आगे आप स्टार कर लोगे तो यूँ इस तरीके से लाइन में आपको सारे टाइम फ्रेम्स नजर आ जाएंगे। मैंने 1 मिनट को भी किया हुआ है, मैंने 5 मिनट को भी किया हुआ है, मैंने 10 मिनट को भी किया हुआ है। जब मैं ये देखें 5 मिनट को खत्म करूंगा वो यहाँ से चला गया, जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ से आपने जो भी करेंसी पेयर या कोई भी चीज़ देखनी है, लेट सपोज यूरो USD आपने देखना है, तो हम यहाँ पर आके यूरो USD सर्च करेंगे, उसका चार्ट खोल लेंगे। अच्छा, इसके अंदर ना डिफरेंट ब्रोकर से मैंने आपको बताया था कि ये डाटा फेच करके ला के दिखा रहा होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने या तो TVC के नाम से अगर आ रहा हो तो उसको आप खोल लें, या फिर ये ओंडा जो है ना ये इसका डाटा ये जो डाटा फेच कर रहा होता है ये ठीक होता है। तो आप ओंडा का चार्ट खोल के देख सकते हैं, TVC का खोल के देख सकते हैं, FXCM का खोल के देख सकते हैं। टॉप ब्रोकर्स हैं यहाँ पे, देखें ना, ये यूरो US डॉलर FXCM से भी आपको डाटा फेच करके दिखा रहा है, ओंडा से भी दिखा रहा है, Capital.com से भी दिखा रहा है, Forex.com से भी दिखा रहा है। तो सबसे बेस्ट ये है कि अगर आपको ओंडा मिल रहा है तो आप ओंडा का चार्ट देखें। अगर वो नहीं मिलता फिर आप FXCM पे भी जाके देख सकते हैं, Capital.com के ऊपर भी जाके देख सकते हैं। नहीं तो फिर इस TVC के नाम से आ रहा होगा, वो इनका अपना होता है ट्रेडिंग व्यू, आप उसका भी चार्ट खोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने जाके किसी भी करेंसी पेयर को खोलना होता है, कोई भी चीज़, बेशक अपने गोल्ड को ट्रेड करना है तो आप यहाँ पर आके सर्च करेंगे, वो यहाँ पर आ जाएगा, आप उसको ओपन करेंगे। ये देखें ये TVC का आ रहा है तो आप इस TVC का भी खोल सकते हैं। ओंडा का आए तो आप ओंडा का भी खोल सकते हैं, ये दोनों ठीक होते हैं। यहाँ इसके ऊपर डाटा ठीक आपको दिखा रहा होता है। इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट टाइम फ्रेम्स हैं। 1 मिनट का मतलब ये है कि जो एक कैंडल होगी वो आपको 1 मिनट का डाटा दिखा रही होगी। 3 मिनट का मतलब ये है कि जब आप 3 मिनट का देख रहे हैं ग्राफ तो इसका मतलब ये जो एक कैंडल है ये आपको 3 मिनट की दिखा रहा है। उसके बाद फिर 5 मिनट, इसी तरीके से 15 मिनट, और अगर 6 मंथ का करेंगे तो फिर वो एक कैंडल आपको 6 मंथ का डाटा दिखा रही होगी। ये एक कैंडल पिछले 6 महीने की है। 12 महीनों का करेंगे तो ये एक कैंडल पिछले 12 महीनों की है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर अगर हम आए तो यहाँ पे ये अगर आपका इस तरीके से ये लाइन चार्ट हुआ हुआ है तो आप इसको इस कैंडल स्टिक चार्ट पे लेकर आ सकते हैं। इधर आके हम जो है वो डिफरेंट इंडिकेटर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। इंडिकेटर्स का भी हमारा टॉपिक नहीं आया तो हम इसको भी हम डिस्कस करेंगे नहीं। जब इंडिकेटर्स का टॉपिक आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। ये भी ट्रेड लेने के अंदर ना आपको डिफरेंट चीजें बता रहे होते हैं, इंडिकेटर्स इंडिकेट कर रहे होते हैं। इंडिकेटर का मतलब ये है कि आपको इंडिकेट कर रहा होता है कि अब बाय करना है आपने या सेल करना है।
तो जो आपने एनालिसिस किए होते हैं, ये उन्हीं चीज़ों के साथ आप इनको इंडिकेटर्स दो तीन चार हम पढ़ेंगे, उन्हीं को आप मिक्स एंड मैच करके अपनी ट्रेड के ऊपर आप अपना जो है वो ट्रेड प्लेस करते हो। आपको इंडिकेटर्स भी बता रहे होते हैं, उसके अलावा आपके अपने एनालिसिस भी होते हैं, फिर आप फंडामेंटल एनालिसिस को जोड़ते हो और फिर अपनी एक 4 स्टार 3 स्टार ट्रेड प्लेस करते हो। अच्छा, ये 4 स्टार 3 स्टार ट्रेड होती क्या है अभी अभी आपको आगे जाके पता चलेगा। यहाँ पे इंडिकेटर्स का बता दिया मैंने, और उसके बाद यहाँ पे इंडिकेटर्स टेम्पलेट्स, ये भी इंडिकेटर्स ही हैं। उसके बाद आपने कोई अलर्ट लगाना हो, लेट सपोज मैं चाह रहा हूँ कि प्राइस यहाँ तक आए, तो मुझे खुद ब खुद कोई अलर्ट आ जाए, तो आप यहाँ से जो प्लस का बटन है इसके ऊपर भी क्लिक करके यूँ अलर्ट लगा सकते हो। ये देखें ब्लैक कलर की लाइन आ जाएगी कि जब प्राइस यहाँ पर आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि प्राइस यहाँ पर आ गई है, अब आपने जो करना है वो आप कर सकते हैं, बाय या सेल। ठीक है, यहाँ से आप अलर्ट लगा सकते हैं। इसके अलावा फिर यहाँ से आप कोई बार्स वगैरह को रीप्ले करना हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं है। इसके अलावा कोई चीज़ आपने लेट सपोज कोई लाइन आपने यहाँ पे यूं लगा दी है और इसको आपने अनडू करना है, तो आप इधर से अनडू और रीडू कर सकते हैं, नहीं तो आप कंट्रोल जेड भी करेंगे तो वो अनडू हो जाती है। ठीक है, यहाँ से हमने इस अलर्ट को डिलीट करना हो तो आप डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अपने कोई प्रॉपर एनालिसिस किए हुए हैं और आपने उसका स्क्रीनशॉट लेना है, जो आपको मैं असाइनमेंट वगैरह दूंगा वो आपने इस तरीके से यहाँ से टेक अ स्नैपशॉट करना है, डाउनलोड इमेज करके आपने ये पूरा इसको जो भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है वो डाउनलोड कर देगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने आगे जो जाके जो असाइनमेंट्स होंगी वो अपनी सबमिट करानी होंगी यहाँ से स्नैपशॉट लेके। अगर आपने फुल स्क्रीन करनी है यहाँ से कर लें, सेटिंग्स में जाना है, इसकी थीम्स के साथ आपने कोई छेड़खानी करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सिंबल्स को अगर आपने छेड़ना है, वैसे तो डिफॉल्ट में यही चीज़ आ रही होती है। हाँ, अगर आपको ब्लैक आ रहा हो तो आप इसकी थीम को जो है ना वो डार्क या फिर वो कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, अच्छा। इसके अलावा इधर अब हम आ जाते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर। लेफ्ट साइड के अंदर सबसे पहली जो चीज़ आ रही है ये क्रॉस हेयर आ रहा है। अगर लेट सपोज आपने यहाँ पर आके किसी भी स्पेसिफिक जगह के ऊपर आके कोई प्राइस वगैरह चेक करनी है तो ये आपको हेल्प करता है कि आप ये देखें, अगर ये क्रॉस सा बना हुआ आ रहा है राइट साइड के ऊपर, आपको प्राइसेस शो हो रही होंगी जब आप इधर लेकर आएंगे, और नीचे आपको टाइम शो हो रहा होगा कि आपने किसी स्पेसिफिक टाइम के ऊपर आके देखना है कि भाई अब इसकी क्या प्राइस वगैरह चल रही थी, तो वो आप यहाँ से आके देख सकते हैं कि भाई 4 अप्रैल को ये प्राइस चल रही थी। ठीक है, कभी कभार ये यूं एरो होता है ना, आप एरो के ऊपर भी ये देखें यहाँ पे आ रहा होगा, लेकिन इसको आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपने करना हो। वैसे ही क्रॉस एयर भी यूज किया जाता है। बाकी ये दो आपके काम की चीज नहीं है। इसके अलावा ये जो चीज़ है, अब यहाँ पे आप डिफरेंट चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपने चार्ट के अंदर ड्रॉ करनी है। ट्रेंड लाइन है, रे है। ट्रेंड लाइन क्या होती है? ट्रेंड लाइन कोई भी लाइन अगर आपने ड्रॉ करनी है उसको हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ट्रेंड लाइंस का एक टॉपिक है, वो मे भी शायद हम इसी क्लास में कवर करें, तो वो आपको समझ आ जाएगा ट्रेंड लाइंस किस तरीके से हमने ड्रॉ करनी है। उसके बाद रे भी ये इसी का एक फॉर्म है, इसको बस आप एक दफ़ा क्लिक करोगे तो ये एक रे बन जाएगी और इसको आप कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो। या ये यूज़ किस तरीके से करनी है भी आपको आगे जाके पता चलेगा। इन्फो लाइन और इन चीज़ों को आप लोगों ने खुद एक्सप्लोर करना है, जो चीज़ मैंने नहीं यूज़ की हुई वो मैं खुद भी नहीं बता रहा। ऐसा ये लाइंस ही हैं और इनका कोई काम नहीं है। हॉरिजेंटल लाइन की आपने स्पेसिफिक जगह के ऊपर यहाँ पे कोई लाइन लगानी है और जहाँ से आपको प्राइस भी पता चल जाए इस जगह की, तो वो आप इस तरीके से यहाँ पे लगा सकते हैं। बाकी आपने और ऑप्शंस को खुद एक्सप्लोर करना है। जो जो चीज़ आगे एनालिसिस के अंदर मैं करवाऊंगा उसमें ये भी चीज़ें नहीं यूज़ होंगी, ये भी चीज़ें नहीं यूज़ होंगी। सिर्फ आप ट्रेंड लाइन यूज़ कर लेंगे या ये हॉरिजेंटल रे यूज़ कर लेंगे कि अगर मैंने इस जगह को मार्क करना है तो मैं यहाँ से आके इसको मार्क कर लेता हूँ कि भाई ये लेवल है और मैं इधर को ट्रेड प्लेस करना चाह रहा हूँ। तो लेवल मार्किंग तो हम हॉरिजेंटल रे यूज़ कर लेते हैं, या फिर हम ट्रेंड लाइन यूज़ कर लेते हैं, या फिर हम यहाँ नीचे आते हैं तो ये स्क्वायर होता है, हम ये चीज़ ड्रॉ कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर और चीज़ देखी जाए तो और चीज़ कोई भी आपके काम की नहीं है। ये डिफरेंट अब ऑब्वियसली चीज़ें होती हैं, हर चीज़ आपने यूज़ नहीं करनी है। अगर आप हर चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे तो हर चीज़ का कोई ना कोई चीज़ निकल के आ रही होगी, वो आपको कुछ ना कुछ बता रहा होगा। लेकिन जितना चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करेंगे उतनी फ़ायदा नहीं है, सिंपल बिल्कुल रखेंगे हम ताकि आपको कोई चीज़ मुश्किल ना हो। इसके अंदर भी ना काफ़ी अब चीज़ें हैं, फिबोनाची सर्कल्स, ये सर्कल्स ड्रा हो जाएंगे, तो ये चीज़ें बस आप अपने आप को घबराने वाली बात है, हम इन चीज़ों को नहीं डिस्कस करेंगे। एक चीज़ होगी इसके अंदर फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इस चीज़ को हम जो है वो आपको मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से इस टूल को हम यूटिलाइज करते हैं। बाकी ऐसा कोई भी टूल हमारे काम का नहीं है, इसको हम नहीं यूज़ करेंगे। आपने खुद एक्सप्लोर करना हो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आपको आपके ये टूल्स काम ऐसा नहीं आएंगे। जो चीज़ मैं आपको करवा दूंगा वो ही मोर देन इनफ है, उसी चीज़ के ऊपर आपने ग्रैब करनी है। अब ये डिफरेंट पैटर्न्स हैं, XABD पैटर्न, लेकिन ये भी हम यूज़ नहीं करते, इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन कोई मैंने आज तक इसको यूज़ नहीं किया हुआ। ठीक है, जो चीज़ काम की होगी इसके अंदर भी हमारी इस वाले सेक्शन के अंदर हमारी कोई भी चीज़ काम की नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं यूज़ कर रहे।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं नीचे। नीचे हम आगे, यहाँ से हम लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर हम बाय करके भी पैसा बनाते हैं और हम सेल करके भी पैसा बनाते हैं। अब आप जब आगे जाके ट्रेड्स करेंगे ना, सबसे पहले आप लोगों ने पेपर ट्रेड्स करनी होंगी, या फिर वो आप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आके ट्रेड करेंगे, डायरेक्टली अपने पैसों के ऊपर, रियल अमाउंट के ऊपर ट्रेड नहीं करेंगे। वो यहाँ से आके अगर आपने कोई इमेजिनरी ट्रेड लेनी है कि भाई मैं यहाँ से, मुझे लग रहा है कि ये मार्केट यहाँ तक आएगी और उसके बाद बुलिश होगी, जब आप आगे जाके सीख लोगे और खुद सेटअप फाइंड करोगे, तब आप जो है वो यहाँ से प्रॉपर अपना एक सेटअप लोगे कि भाई मैं यहाँ से बाय कर रहा हूँ। लॉन्ग का मतलब यही है कि बाय करना, और शॉर्ट का मतलब है सेल करना। जब आप लॉन्ग कर रहे होंगे तो आप बाय कर रहे हैं, प्राइस ऊपर जाएगी तब आपको प्रॉफिट होगा, प्राइस नीचे आएगी, ये जो रेड बॉक्स है ये आपका स्टॉप लॉस है। कि आपने अपना स्टॉप लॉस किस जगह के ऊपर रखना है। ये स्टॉप लॉस होता क्या है वो आपने आगे जाके देखना है। सिर्फ आपको ये पता हो कि बाय और शॉर्ट, सॉरी, लॉन्ग और शॉर्ट। लॉन्ग का मतलब ये कि आप जब यहाँ से आके लॉन्ग पोजीशन ओपन कर रहे हैं या लॉन्ग पोजीशन को सिलेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि आप बाय की ट्रेड ले रहे हैं, और जो आप मुझे एनालिसिस शेयर कर रहे होंगे वो बाय के होंगे। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है और यहाँ पे आपका टेक प्रॉफिट है। इसी तरीके से अगर हम शॉर्ट की बात करें, तो अगर आप किसी जगह से सेल किया का आपका माइंड होगा कि भाई मैंने सेल करना है, तो आप यहाँ पे आके ना एक अपनी ट्रेड को वो करने के लिए कि लेट सपोज आपने सोच लिया कि भाई यहाँ से मैंने शॉर्ट करना है, तो आपने यहाँ पर आके ये ट्रेड प्लेस कर देनी है। बेशक आपने रियल अमाउंट पे नहीं करनी, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आके कर दें ट्रेड प्लेस इसके थ्रू। यहाँ से हम, यहाँ पे लेट्स सपोज हम अपना एसएल रख रहे हैं। अब शॉर्ट के अंदर देखें, एसएल ऊपर आ रहा है, जो रेड बॉक्स है वो आपका स्टॉप लॉस है, और जो ग्रीन बॉक्स है वो आपका टीपी है। अगर ये नीचे जाके इसको हिट करता है तो आपका टीपी हिट हो जाएगा। जो भी प्राइस होगी वो हम आगे जाके देखेंगे। और अगर ऊपर आता है, यहीं से ऊपर चला जाता है और रेड बॉक्स को हिट कर देता है, तो यहाँ पे जितना भी आपका लॉस हो रहा होगा वो बुक हो जाएगा, ट्रेड क्लोज हो जाएगी। ठीक है, स्टॉप लॉस और टीपी जो है वो हम आगे जाके देखेंगे कि किस तरीके से हमने इनको यूज करना है। अभी सिर्फ ये इन ऑप्शंस को मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा फोरकास्ट वगैरह सच कोई भी चीज़ें आपके काम की नहीं है, तो मैं आपको नहीं बता रहा। बार्स पैटर्न, नहीं, इनमें से कोई भी चीज़ आपके काम की नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम आ जाएं इस जगह के ऊपर, तो यहाँ से आप अगर कोई ब्रश आपने यूज़ करना है तो आप ब्रश यूज़ कर सकते हैं। और बाकी आपने इन चीज़ों को खुद एक्सप्लोर करना है, मैं इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपने रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, ये भी आगे जाके आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम ये ड्रॉ करते हैं इसी क्लास के अंदर, तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। बाकी ऐसा इन चीज़ों को आपने खुद एक्सप्लोर करना है, मैं इतना बेसिक नहीं लेके जा रहा। कोई टेक्स्ट वगैरह आपने यहाँ पे कोई मेंशन करना है कि भाई ये मैंने ये चीज़ क्यों ड्रॉ की है, तो आप यहाँ पर आके अपना टेक्स्ट मेंशन कर सकते हैं। जब आप असाइनमेंट करेंगे तो एक एक चीज़ जो ड्रॉ की होगी उसके ऊपर आपका टेक्स्ट होगा कि आपने क्या चीज़ ड्रॉ की है, ताकि मुझे देखने में आसानी हो जाए। यहाँ से कोई इमोजी ऐड करना है जो कि आपने करना नहीं है। ये चीज एक है मैयर कट, इसको बोलते हैं। मैयर कट का बेसिकली मकसद ये होता है कि आपको मैयर एक फुट्टा होता है जो आपको नाप के दिखा रहा होता है कि भाई क्या मूवमेंट हो रही है उस चीज की। तो मूवमेंट को आप ऐसे भी देख सकते हैं, इस चीज को छोड़ दें आप, ये ना हो आपको कंफ्यूज करे। आप सिर्फ एक ये इन दो कैंडल्स को देखें। अगर इन इस एक कैंडल को मैंने मार्क करना है कि कितने पिप्स की कैंडल है, तो एक तो आप यहाँ से मैनुअली भी कर सकते हैं कि 3328 प्राइस है। अब जो गोल्ड है ना, वो बेसिकली कैसे मूव करता है गोल्ड, अगर तो लेट सपोज 332 फिफ्थ डिजिट ही इसके अंदर पेप कंसिडर होता है, जो पॉइंट के बाद वाला है। लेकिन हम इसको कैसे रीड करते हैं, लेट सपोज अभी प्राइस चल रही है 3329, अगर ये 3329 से 3330 पे जाएगी तो हम कहेंगे कि भाई इसके अंदर 10 पिप की मूव आई है। अब आगे वाले डिजिट्स जो हैं वो आपने उसके साथ ही, क्योंकि पिप जो है ना वो मैयर करना आसान है। आगे जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना 4 के बाद वाले 1 2, जैसे अब लेट सपोज मैं आपको एक देसी एग्जांपल देता हूँ। आपसे मैं कहूँ कि भाई 1 केजी के अंदर कितने ग्राम्स आते हैं, तो 1000 ग्राम्स आते हैं। अब मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि 5000 ग्राम मैं ये चीज लेकर आ रहा हूँ, मैं आपको सिंपल बोल दूंगा मैं 5 केजी मैंने ये चीज ली है। तो इसके अंदर भी जो मैयर करने वाला यूनिट है वो पिप से काउंट होता है, जो पॉइंट है वो बहुत छोटा यूनिट है। आप इसको मैनुअली भी काउंट कर सकते हैं एक कैंडल के लेंथ को, नहीं तो ये मैयर कट के ऊपर लेकर आएंगे तो आपको ये बी ना, इसके ऊपर आपने सिंपल एक क्लिक करना है, उसके बाद जितना आपने पिप्स काउंट करने हैं तो वो आप यहाँ से काउंट कर लेंगे। अब इसके अंदर इसको रीड करने का तरीका क्या है, अब ये जो ये चीज आ रही है ना, अगर आप इसको ये तो पॉइंट्स के अंदर दिखा रहा है कि ये भाई 3670 पॉइंट्स अभी ये नीचे आई है। ये जो कैंडल आई है ये 3070 पॉइंट्स नीचे आई है। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आए। अब नजर आएगा। हम इस वाली कैंडल को मार्क कर लेते हैं, ठीक है, मेयर से। सिंपली हमने इसकी टॉप विक के ऊपर अपना ये रखा, एक दफा क्लिक किया, उसके बाद मैं नीचे लेकर आया हूँ और मैं यहाँ पर लाके एक दफा और क्लिक कर दिया। तो ये वैसे मुझे पता चल गया कि भाई ये 30 तकरीबन 30 पिप्स, 30 40 पिप्स तकरीबन चलिए, 40 पिप्स यहाँ पे हम इसको कंसिडर करेंगे। आपने ना इन
इन दो, ये जो लास्ट टू डिजिट्स है ना, इसके ऊपर अपना कर्सर ले आना है, और ये जो आ रहा होगा ना 39, ये आपके पिप्स होंगे, तो ये 39 पिप्स जो है वो मार्केट नीचे आई है। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप उधर से भी अगर आपने मैनुअली करना है तो 26 से 24 पर आइए, बाकी ये जो आगे चीजें आ रही हैं आप उसको राउंड ऑफ करें, तो ये यहाँ से भी आपको एग्जैक्टली पता चल रहा है कि 39 पिप्स, नहीं तो आप यहाँ से चेंज इन प्राइस करके वो पूरा फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं। नहीं तो सिंपली यहाँ पर आए, इस लास्ट टू डिजिट्स के ऊपर कर्सर रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई 39 पिप्स की मूव हुई है, ठीक है। इसको हम ऐसे यूज कर लेते हैं। बाकी इसके अंदर और ये क्या चीज़ है, अच्छा ये मैग्नीफायर है, इसको ने अगर अगर आपने प्लस माइनस करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा मैग्नेट, इसको छोड़ दें। मैग्नेट के अंदर ये है कि आप कोई भी चीज़ ड्रॉ कर रहे होंगे वो खुद ब खुद कहीं ना कहीं जो भी रीसेंट पॉइंट होगा उधर जाके चिपक जाएगी। लेट सपोज अब मैंने यहाँ पर ये चीज़ ड्रॉ की, ये देखें अब ये खुद जो है ना, ये खुद मैं हल्का सा कर्सर हिला रहा हूँ तो ये खुद जाके लिंक हो रहा है किसी ना किसी पॉइंट के साथ। तो अगर इस तरीके से आपके साथ हो जाए तो आपने सिंपल इस मैग्नेट को क्लोज कर देना है। अब आप जैसे मर्जी जिधर मर्जी ड्रॉ करेंगे वो खुद अपनी आपकी मर्जी से चलेगी, ठीक है। अच्छा बस, और बाकी चीज़ों को इसके अंदर और चीज़ आपके काम की सच है ही नहीं ना, और कुछ चीज़ छोड़ दी है। अच्छा इसके अंदर आप आपने कोई ड्राइंग्स वगैरह करनी है, वो आपने डिलीट करनी है, वो आप यहाँ से आके हाइड कर सकते हैं। इंडिकेटर्स आपने लगाए हुए हैं, जैसे एक वॉल्यूम का मैंने लगाया हुआ है इंडिकेटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये भी आगे जाके आपको पता चलेगा इसको हमने कैसे रीड करना होता है। अच्छा, और इसके अलावा कोई ड्राइंग आपने हाइड करनी है, रिमूव करनी है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। डिलीट करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। आज की क्लास जो है वो हमारी स्ट्रक्चर के ऊपर है, उसके ऊपर आ जाते हैं। ट्रेडिंग व्यू का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। स्ट्रक्चर जो है वो मार्केट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होगा, ये बेस है मार्केट की, अगर आपको स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होगा तो फिर आपको आगे जाके जो है वो कोई भी चीज क्लियर नहीं होगी। तो इस चीज के ऊपर आपने सबसे ज्यादा फोकस करना है। मार्केट में तीन किस्म के ट्रेंड होते हैं जो हम आज स्टडी करेंगे। जो स्ट्रक्चर होता है मार्केट का, मार्केट तीन तरीके से चलती है। एक होता है अप ट्रेंड, या आप लिख लें अपने साथ कॉपी या पेंसिल अगर आप लोगों के पास है उसके अंदर लिख लें कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है। ये जो चार्ट्स वगैरह है ना, ये सारा टेक्निकल के अंदर आ जाता है, चार्ट्स को रीड करना। इसके अंदर अब टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है वो मार्केट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको। इसको प्राइस एक्शन भी बोलते हैं कि प्राइस जो मूव कर रही है वो किस तरीके से कर रही है, बाय ट्रेंड है, सेल ट्रेंड है, या फिर एक मार्केट रेंज कर रही है। तीन किस्म के ट्रेंड होते हैं, एक होता है बाय ट्रेंड, एक होता है सेल का ट्रेंड, और एक होता है रेंज। अब ये तीनों होते क्या हैं ये अब आपको पता चलेगा। सबसे पहले अगर हम बाय ट्रेंड को डिस्कस कर लेना, तो इस फॉरेक्स मार्केट के अंदर ना बाय ट्रेंड किस तरीके से चल रहा होता है। अगर तो बाइंग ट्रेंड चल रहा होगा तो सबसे पहले मार्केट, लेट सपोज यहां से स्टार्ट हो रहा है एक ट्रेंड, हम यहां से कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। यहां से मार्केट ऊपर गई, यहाँ, अच्छा एक सेकेंड, ये जो अब मैं चीज यूज करूंगा वो मैं करूंगा यहाँ से इस पाथ को यूज करते हुए, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है ना इसको मुझे हर दफा फिर क्लिक करना पड़ेगा ड्रॉ करने के लिए। यहाँ पे मैं ये पाथ को यूज करते हुए ना मैं एक पूरा ट्रेंड बना रहा हूँ, अप ट्रेंड बना रहा हूँ। जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है उनको चीजों का पता होगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिनको नहीं आइडिया उनको क्लियर हो। जब ये होता क्या है वो मैं डिस्कस करता हूँ। ये मार्केट ऑब्वियसली ऊपर जा रही है तो हम इसको कंसिडर करते हैं कि मार्केट का अप ट्रेंड है, और एक हम यहीं पे बना लेते हैं डाउन ट्रेंड। अब ये देखें ट्रेंड लाइन से बस ये मसला होता है, पाथ को हम यूज करेंगे। ये भी मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है, अपने घबराना नहीं है। ये ये मैंने बना लिया यहाँ पे डाउन ट्रेंड, और एक होता है रेंज। ये तीन किस्म की, जब भी आप चार्ट खोलेंगे ना तो ये तीन चीजें आपके सामने हो रही होंगी। आप लोगों ने इन तीनों चीजों को आइडेंटिफाई करना होता है चार्ट के ऊपर। वो भी हम करना सीखेंगे चार्ट के ऊपर, लेकिन पहले मैं आपको इस तरीके से समझा दूं, फिर आपको चार्ट रीड करना आसान होगा। अच्छा, ये जो ट्रेंड मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, या ये जो स्ट्रक्चर मेंशन किया है, इसको हम बोलते हैं कि यार ये बाइंग हो रही है यहाँ पे, या बाय ट्रेंड चल रहा है, इसको हम बोलते हैं सेल ट्रेंड। और ये मार्केट एक रेंज में चल रही होती है, ये इसको हम रेंज बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो मार्केट ये है ना कि मार्केट अपना जो प्री हाई बना रही है उसको तोड़ रही है, फिर हाई, फिर लो बना रही है, फिर पिछले हाई को तोड़ रही है। तो ये हम प्रॉपर देख 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 के आपको लग रहा है कि ये प्रॉपर बाय का ट्रेंड चल रहा है। इसके अलावा ये सेल का ट्रेंड है, क्योंकि मार्केट जो लास्ट लो बना रही है उसको तोड़ती हुई एक नया लो बनाती जा रही है, नया लो बनाती जा रही है। बिल्कुल, इसको कंसोलिडेशन भी बोलते हैं, इस फेस को हम कंसोलिडेशन भी बोलते हैं, इसको रेंज भी बोलते हैं, और भी कुछ वर्ड्स होते होंगे वो भी बोलते होंगे, लेकिन बस आप रेंज कंसिडर कर लें या इसको आप वो कंसिडर कर लें। अच्छा, अब इस अप ट्रेंड को या डाउन ट्रेंड को रीड कैसे करते हैं। अप ट्रेंड जो स्टार्ट होता है ना उसका ये पॉइंट होता है ना, इसको हम बोलते हैं बेस पॉइंट। इसको बेस भी बोल सकते हैं आप, लो भी बोल सकते हैं, लेकिन बेस बोल लें, जहां से स्टार्ट हो रही होती है मार्केट, बेसिकली जहां से अप ट्रेंड स्टार्ट हो रहा होता है। ये पॉइंट जो है वो मार्केट का बेस है। उसके बाद जब मार्केट ऊपर गई है तो मार्केट ने क्या लगाया, मार्केट ने, हम कहते हैं कि मार्केट ने एक हाई पॉइंट बनाया है।
इसको हम एच लिख लेते हैं सिंपल, ठीक है। ये मार्केट ने एक हाई बनाया है, उसके बाद मार्केट जब नीचे आई है, यहाँ पे आई है, तो मार्केट ने एक लो बनाया है, ऐसे ही है बिल्कुल, इसके अंदर कोई ऐसा वो नहीं है। यहाँ पे बेस था, बेस से मार्केट ऊपर गई है, हाई बनाई है, हाई के बाद जब नीचे आई है तो ऑब्वियसली वो हाई से नीचे है, तो हम इस पॉइंट को लो कंसिडर करेंगे, मैं एल सिर्फ लिख रहा हूँ। उसके बाद जब मार्केट यहाँ से दोबारा ऊपर गई है, इस हाई को तोड़ा है, प्रीवियस हाई को तोड़ा है, तो अब मार्केट ने जो बनाया है उसको हम बोलते हैं हायर हाई, कि पिछले हाई से भी ज्यादा ऊपर गई है मार्केट, तो हम उसको हायर हाई कंसिडर करते हैं। इसी तरीके से फिर ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये लो था, तो ये क्या हो जाएगा, ये हायर लो हो जाएगा, क्योंकि ये इस लो से ऊपर है, तो इसको हम हायर लो बोलेंगे। तो जब भी मार्केट अपने बाय ट्रेंड के अंदर होगी, तो आप लोगों ने क्या चीज देखनी है, हायर हाइज और हायर लोस। ये मार्केट का स्ट्रक्चर होता है कि मार्केट अगर बाय ट्रेंड के अंदर होगी तो मार्केट हायर, सबसे पहले मार्केट इस तरीके से बाय ट्रेंड स्टार्ट होगा ना, तो मार्केट सबसे पहले अपना एक हाई बनाएगी, आपको लगेगा कि मार्केट बाय ट्रेंड में है, अभी आपको कंफर्म नहीं हुआ मार्केट बाय ट्रेंड के अंदर है या नहीं है। फिर मार्केट अपना एक लो लगाएगी, अभी भी आपको कंफर्म नहीं हुआ, मे भी शायद मार्केट अपना बेस को तोड़ के नीचे चली जाए, लेकिन जब मार्केट ने यहां से ये मूव किए ना, इस मूव को हम बोलते हैं इम्पल्स मूव। इम्पल्स मूव इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि मार्केट अपना पिछला स्ट्रक्चर ब्रेक करती हुई ऊपर जाती है। जो भी मूव पिछला हाई ब्रेक ब्रेक करेगी, उसको हम इम्पल्स मूव बोलते हैं। अब ये इम्पल्स मूव होती क्या है, ये जब आप चार्ट पे जाएंगे आपको खुद पता चलेगा कि जब आपने एक हाई ड्रॉ किया हुआ होगा, तो एक आपको एक मूवमेंट नजर आएगी, जो एकदम से यहाँ से मार्केट स्टार्ट करेगी और यहाँ से इस हाई को तोड़ते हुए ऊपर जाएगी और एक नया हाई बनाएगी, तो इस पूरी मूव को हम इम्पल्स मूव भी बोलते हैं। और ये जो ये वाली मूव है, इसको हम बोलते हैं कि मार्केट रिट्रेस कर रही है, इसको हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। ये रिट्रेसमेंट की मूव है, और ये जो ये मूव है या ये वाली मूव है जिसके अंदर मार्केट अपना प्रीवियस हाई तोड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स मूव, ठीक है। ये आपने साथ साथ चीजें खुद जो है वो नोट डाउन भी करनी है, अपने नोटबुक के ऊपर भी बनाना है। इसी तरीके से मार्केट ने हायर लो बनाया, फिर मार्केट ने एक नया हायर हाई बनाया, फिर मार्केट इसी तरीके से हायर लोज हायर हाइज, हायर लोज हायर हाइज। जब भी मार्केट बाय ट्रेंड के अंदर होगी, तो मार्केट हायर हायर हाइज हायर लोज बना रही होगी। अगर हम अब यहां से कंसिडर करें कि मार्केट, अब हम कहते हैं कि मार्केट सेल ट्रेंड के अंदर है, तो सबसे पहले मार्केट ने यहाँ पे बेस बनाई। ओहो, अब तो आपका फायदा नहीं है ज्वाइन करने का, क्योंकि क्लास बहुत आगे चली गई है, आप रिकॉर्डिंग देख लें। अच्छा, मार्केट ने यहाँ से, अब मैं आपको लो ट्रेंड बता रहा हूँ, ये चीज आपको क्लियर होगी है, मुझे एक दफा चैट में बता दें आप ट्रेंड का, कि इम्पल्स मूव कौन सी होती है और रिट्रेसमेंट कौन सी होती है, क्योंकि आगे जाके ना आपने एक एक चीज असाइनमेंट के अंदर मुझे मेंशन करनी होगी, तो एक एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ये स्ट्रक्चर समझ आ गया, ये मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। बाय ट्रेंड के अंदर मार्केट हायर हाइज हायर लोस बना रही होती है, सबसे पहले जो हाई लगता है उसको हम हाई बोलते हैं, फिर लो होता है, फिर जब मार्केट अपना प्रीवियस हाई तोड़ती है तो उसको हम हायर हाई बोलते हैं, और इसी तरीके से फिर हायर लो, फिर हायर हाई हायर लो। इस मूव को हम बोलते हैं मार्केट के, ये इम्पल्स मूव है, और ये जो मूवमेंट होती है ये रिट्रेसमेंट की मूव है। हमने किस जगह से बाय एंड सेल करना है वो हम आगे जाके भी देखेंगे। अभी हम इस डाउन ट्रेंड को देख लेते हैं कि मार्केट यहाँ से जब स्टार्ट हुई, तो मार्केट ने एक बेस पॉइंट बनाया। ओहो, उसके बाद मार्केट जो है वो, उसके बाद मार्केट ने एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर मार्केट ने ये जो पॉइंट बनाया, ये क्या बनाया, ये लो था, उससे भी नीचे आ गया, तो हम इसको बोलेंगे लोअर लो। और ये हाई था, उससे नीचे आके एक और हाई बनाया, तो उसको हम बोलेंगे लोअर हाई। तो मार्केट जो सेल ट्रेंड के अंदर होगी वो क्या बनाएगी, ये हाई था, उसके बाद ये मार्केट का लो था, उसके बाद जब ये वाला मार्केट ने बनाया ना, तो मार्केट ने प्रीवियस हाई से नीचे हाई बनाया, तो उसको हम लोअर हाई बोलेंगे। इसी तरीके से ये जो मार्केट ने बनाया है, ये प्रीवियस लो से नीचे लो बनाया, तो इसको हम लोअर लो बोलेंगे। और इसी तरीके से मार्केट चलती रहेगी। अगर सेल ट्रेंड के अंदर होगी तो लोअर लोज लोअर हाइज बना रही होगी, और बाइंग ट्रेंड के अंदर होगी तो हायर हाइज एंड हायर लोज बना रही होगी, ठीक है। और ये जो चीज होती है इसको हम कंसोलिडेशन बोलते हैं। मार्केट एक रेंज के अंदर, जिसकी अपर बाउंड्री ये होती है और लोअर बाउंड्री ये होती है, ये एक रेंज होती है, इसके अंदर क्लियर ट्रेंड नहीं होता, आपके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं होता मार्केट का, कि मार्केट अब हाई बनाएगी या लो बनाएगी। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं कि हम इस रेंज को टूटने का वेट करते हैं, हमें स्ट्रक्चर मार्केट का क्लियर हो जाता है। लेट सपोज मार्केट अभी ये चल रही है, मार्केट ने यहाँ से क्या किया, मार्केट ने एक मूव दी, इसको तोड़ दिया, और इस तरीके से फिर मार्केट ने अगली मूवमेंट स्टार्ट कर दी है।
अब हमें क्लियर यहाँ पर हुआ है, यहाँ पे हमें क्लियर हो गया कि मार्केट अब ट्रेंड में आ गई है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने अपना प्रीवियस हाई इंपल्स मूव के साथ ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो जो रेंज होती है उसके अंदर बस मार्केट एक रेंज के अंदर एक ही स्पेसिफिक जगह के ऊपर अप बाय भी हो रही होती है और सेल भी हो रही होती है। इस रेंज के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ से बाय करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे। लेकिन बेस्ट यही है कि आपको ना जब तक स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होता तब तक आप मार्केट में ट्रेड ना करें। जब आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए तब आप जो है वो ट्रेड करें। अब हम एक और एग्जांपल ड्रॉ कर लेते हैं, उसमें आपको ये मजीद जो है ना क्लियर हो जाएगा कि हम एक पूरा बाइंग का ट्रेंड और फिर वो सेलिंग में कन्वर्ट कैसे होता है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं इसके अंदर। अच्छा, ये चीज आपको क्लियर है? जरा चैट में बता दें ताकि। ठीक है सर, जो ट्रेंड को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट है वो रिट्रेसमेंट है और सेम डायरेक्शन में इम्पल्स, एम आई राइट? जी बिल्कुल। जो अब इम्पल्स मूव क्या होती है वो भी बता देता हूँ, अभी मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करने लगा हूँ। अब हम एक पूरा ट्रेंड ले लेते हैं जो सबसे पहले बाइंग का ट्रेंड होगा और उसके बाद वो सेलिंग में कन्वर्ट होगा। तो अब आप लोगों को आसानी हो जाएगी समझने में। यहाँ पे कहते हैं हम, यहाँ पे एक ट्रेंड चला, यहाँ तक वो बाइंग का था, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर आके क्या करना स्टार्ट कर दिया, थोड़ी देर कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया और फिर मार्केट ने इस लो को तोड़ा। उसके बाद मार्केट यहाँ पे लोअर लोज लोअर हाइज बनाना स्टार्ट कर दिया। अब आपको एक दोनों ट्रेंड्स क्लियर हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूंगा लेकिन अब आप लोगों को खुद पता होना चाहिए सारी चीजों का। यहाँ पे हमने एक ये लाइन ड्रॉ कर ली क्योंकि मार्केट ने यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। अब साथ साथ ना कुछ चीजें ऐड ऑन होती रहेंगी, वो आप लोगों ने साथ साथ मेंशन करते रहना है अपने जो आप नोट्स वगैरह बना रहे हो, क्योंकि इसके अंदर ना लोग काफी चीजें बता रहे होते हैं। तो मैं कोशिश यही करूंगा कि हर चीज आप लोगों को बता दूं ताकि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी ना रहे। सबसे पहले मार्केट यहाँ से बेस पॉइंट, यहाँ से एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ, हमने देखा कि ठीक है यहाँ से मार्केट स्टार्ट हो रही है, मार्केट ने एक हाई पॉइंट लगाया, हमने इसको मार्क कर लिया। फिर मार्केट ने एक लो लगाया, हमने इसको मार्क कर लिया। फिर ये जो ये मूव आई है ना, इसने प्रीवियस हाई तोड़ा है, इस मूव को हम बोलते हैं इम्पल्स मूव। और ये जो होती है ना मार्केट की रिट्रेसमेंट होती है। मार्केट ने अगर बाइंग जाना है ना तो मार्केट ये नहीं करेगी, मार्केट यूं एक सिंपल यूं डायरेक्ट सीधा ऊपर नहीं जाएगी। जो रिट्रेसमेंट को हम बोलते हैं सांस लेना, कि मार्केट सांस ले लेके ऊपर जाती है। ये नहीं होगा कि मार्केट डायरेक्ट जो है वो एक ही स्टेप उठाएगी और यहाँ पे पहुंचेगी। मार्केट ने अगर यहाँ तक पहुंचना है ना तो ये स्टेप्स लेके जाती है। पहला स्टेप इसका ये होगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगी, सांस लेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी। इस तरीके से मार्केट चल रही होती है। लेकिन ये जो ये वाली मूव होती है इसको हम इम्पल्स मूव बोलते हैं। जो प्रीवियस हाई को तोड़ रही होती है ना उसको हम इम्पल्स मूव बोलते हैं और इसको हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। तो बाइंग के ट्रेंड के अंदर हम क्या करते हैं कि लेट सपोज अभी मार्केट यहाँ पे चल रही है तो हम यहाँ से बाई नहीं करेंगे। हमें ट्रेंड तो क्लियर हो गया कि मार्केट का बाइंग ट्रेंड है। इसके अंदर ना अपने फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर अपने पास एक चीज ना नोट करके रख लेनी है, जो सबसे ऊपर हाईलाइट करके रखनी है। जब भी आप ट्रेड कर रहे होंगे सबसे पहले आपने उस चीज को देखना है, उसके बाद आपने ये ट्रेडिंग व्यू खोलना है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, नेवर ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड। जिस दिन आपने ट्रेंड के अगेंस्ट अगेंस्ट ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दी तो वो आपको वहां से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकेंगे। आपको जो अभी स्ट्रक्चर में समझा रहा हूँ ना, जैसे ही आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा ना फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है और एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, फिर उसके अंदर जाके हमने किस तरीके से अपने मजीद स्ट्रक्चर को क्लियर करना होता है। एक एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर को अलाइन करके फिर ट्रेड करनी होती है। तो जब तक आपका ये स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होगा आप लोग आगे नहीं जा सकते आगे, क्योंकि आने वाली चीजें इससे भी ज्यादा मुश्किल हो सकती हैं। तो इसको आपने ज्यादा क्लियर करना है। अब मार्केट को ना मैं आपको ये बता रहा था कि अगर लेट सपोज मार्केट अभी इस प्राइस पे चल रही है तो, और हमें पता चल गया कि मार्केट प्रीवियस हाई तोड़ रही है, या लेट सपोज मार्केट अभी इस प्राइस पे है, तो यहाँ ये आगे वाला आप सारा कुछ ना, इससे आगे वाला आप सारा भूल जाएंगे आगे क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। आप सिर्फ यहाँ पे देखें, यहाँ तक देखें कि यहाँ पे अभी मार्केट यहाँ पे खड़ी है। तो मार्केट ने को अभी हमें यहाँ पे तो क्लियर हो गया, जब हम अब आपने एक मार्केट खोली कि भाई यहाँ से मार्केट हायर हाइज हायर लोस बना रही है तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो अपवर्ड्स है, बाय ट्रेंड चल रहा है। लेकिन हम हाई प्राइस के ऊपर कभी भी बाय नहीं करते। हमारे जो जोन होते हैं ना बाइंग के जोन, वो ये होते हैं कि मार्केट अपनी रिट्रेसमेंट करे, रिट्रेसमेंट करके या तो यहाँ तक आए, यहाँ से हम बाय करें इस वाले ब्लॉक से। क्योंकि ये जो चीज है ना ये मार्केट में एज अ सपोर्ट काम करेगी। सपोर्ट क्यों काम करेगी वो भी आगे जाके एक टॉपिक होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, या हम अभी इसको इधर ही इसी उसमें क्लियर कर लेंगे तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से क्यों मार्केट उठेगी।
मैं, या तो जब अभी आपने इसको नहीं देखना, अभी मैं ये पूरा क्लियर कर लूं फिर मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आता हूँ। मार्केट अभी बाइंग ट्रेंड के अंदर है। मार्केट को हमने यहां से कभी भी बाय नहीं करना, हमने वेट करना है कि मार्केट नीचे आए, यहां पे हमें कोई साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिले, कोई मार्केट का हमें पता चले कि लेट सपोज ये जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये 1 आवर का स्ट्रक्चर है। हमने सबसे पहले ना दो टाइम फ्रेम्स इसके अंदर ट्रेडिंग करते हुए आप लोगों ने सेलेक्ट करने होंगे। आप लोगों ने ये डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ खोल के देखना ही नहीं है, क्योंकि हम लोग जो कर रहे होंगे ना वो हम कर रहे होंगे इंट्रा डे ट्रेड्स। आपकी जो ट्रेड चल रही होंगी मैक्सिमम 2 घंटे की, 1 घंटे की, ज्यादातर 15 मिनट, 20 मिनट के अंदर ही आप लोगों ने प्रॉफिट लेना है। आपने अपना जो है वो ट्रेड क्लोज करनी है और आपने प्रॉफिट एंजॉय करना है। आप लोगों ने स्विंग ट्रेडिंग करनी नहीं है। तो उसके अंदर ना जो आप लोगों को मैं तरीका बताऊंगा ना, वो जो मैंने तरीका सीखा है वो तरीका ये बेस्ट है कि हम H1 चार्ट को फॉलो करेंगे। आप सारे, कोई एक लड़का भी, या तो अगर किसी ने स्विंग ट्रेडिंग करनी है वो अपनी एक अलग डायरेक्शन में चले, लेकिन इंट्राडे ट्रेड्स के लिए आपने सिर्फ H1 चार्ट को फॉलो करना है और कोई चार्ट नहीं देखना, ना 2 और का, ना 3 और का, ना 4 और का, ना डेली का, ना वीकली का। H1 चार्ट के अंदर आके आप लोगों ने अपना स्ट्रक्चर मार्क करना है। आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मार्केट का पता चल जाएगा। अब मे बी ये जो H1 चार्ट है, ये हमने, ये जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये हमने H1 में ड्रॉ किया हुआ है। अब हम इसको अगर 5 मिनट में आके देखेंगे ना, तो यहां से लेके यहां तक हमें एक सेल ट्रेंड नजर आ रहा होगा, पूरी सेलिंग नजर आ रही होगी। तो हमारा, अगर हम डायरेक्ट आते साथ ही सेलिंग में बैठ जाएंगे, हमें पता ही नहीं होगा मार्केट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है, और हम आते साथ हमें ये लगेगा कि मार्केट सेलिंग में जा रही है, जबकि उसका 1 आवर का स्ट्रक्चर जो होगा वो बुलिश होगा या बाय ट्रेंड होगा। तो हम जो है वो ट्रेड्स को प्लेस नहीं कर सकेंगे, या हमें पता ही नहीं होगा कि मार्केट अभी करने क्या लगी है। तो आपने H1 के अंदर आके अपना स्ट्रक्चर सही क्लियरली मार्क करना है कि अभी मार्केट रेंज में है, या मार्केट अप ट्रेंड में है, या डाउन ट्रेंड में है। जब आपको वो पता चल जाएगा तब भी आपने अपने जोन्स बनाने होंगे कि कहाँ से आप बाय करोगे, क्योंकि बाय ट्रेंड के अंदर आपने हमेशा बाय करना है, सेल नहीं करना। सेल बेशक बने भी उसको नहीं करना। 90% आपकी ट्रेड्स जो होंगी वो बाय ट्रेंड के अंदर बाय की होगी और सेल ट्रेंड के अंदर सेल की होगी। अगेंस्ट द ट्रेंड जाके हमने ट्रेड करनी नहीं होती। तो हम 1 आवर के अंदर अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, जो मेरी साइकी है ट्रेडिंग करने की, 1 आवर के अंदर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। अगर आप लोग वो कम्युनिटी के अंदर एडेड हैं, तो मैंने जो है ना वो, अब थोड़ा बहुत ना मैं अब आपको इस चीज को छोड़ के ग्राफ पे लेकर आता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए चीजों का। मैं गोल्ड के ऊपर ही डिस्कस कर लेता हूँ अभी ये इसकी, क्योंकि अभी रिसेंट एग्जांपल बनी है। अच्छा, अब आपने ना, मैं जिस तरीके से मार्केट को देखता हूँ मैं वो चीज बता रहा हूँ आपको, मैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत इजी हो जाए चीजों को देखना। उसको तो हम जाके देख लेंगे लाइंस जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से आपको ना थोड़ा सा स्ट्रक्चर पता चल जाएगा मार्केट का इन कैंडल्स के थ्रू। सबसे पहले मैं ग्राफ पे आया। हाँ, पता नहीं लोड क्यों हो रहा है इतना। हाँ, मैं ग्राफ पर आया, मैंने कोई और टाइम फ्रेम नहीं देखना, मैं सिंपल आ गया H1 के ऊपर। H1 के ऊपर मेरी स्क्रीन पे जो चीज आएगी मैं सिर्फ उसको देख के ये आइडेंटिफाई करूंगा कि अभी करंट मार्केट के अंदर सेलिंग चल रही है या बाइंग चल रही है। वो किस तरीके से मुझे पता चलेगा वो भी, अब ये H1 मैंने किया तो ये आपके सामने ना, ये इस पूरी स्क्रीन के ऊपर जो आ रही होती है ना वो बाय डिफॉल्ट 250 कैंडल्स आ रही होती हैं। तो अगर आपका H1 का चार्ट होगा, 250 से 300 कैंडल्स आ रही होती हैं, आप इसको यूं करके मयर कट से देखेंगे भी ना कि इस पूरे उसके अंदर कितनी कैंडल्स आ रही हैं, तो ये तकरीबन 177, वो मेरे से भी वो चीज जो है ना वो हो गई थी। अच्छा, आवाज और वीडियो दोनों अटकी हुई हैं। अच्छा, वही मैं शुक्र मैं चुप हो गया था, वरना मैं तो बोल ही जा रहा था, मुझे फिर बाद में पता चला कि वो कोई नेट डिस्कनेक्ट हुआ है या कोई ऐसा इशू है। अब मुझे बताएं कि मैं वो चार्ट तक आ गया था, गोल्ड के चार्ट के ऊपर, जो मैं चार्ट के ऊपर दिखा रहा था चीजें, वहां तक था या कहाँ तक था लास्ट चीज? अभी तो मैंने स्क्रीन शो नहीं की ना। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप ये बताएं। अच्छा हाँ, रीलोड हो रहा था पेज, अच्छा ठीक है। मैं आपको ना पहले लाइंस ड्रॉ करके दिखा रहा था कि हम लाइंस पे जाके चीजों को देख लें। मुझे चैट के अंदर बता दें कि आवाज और स्क्रीन क्लियर है। 1 घंटे का चार्ट ओपन किया था आपने, रीलोड के बाद चार्ट, ठीक है, आवाज और स्क्रीन क्लियर है, ठीक है। 1 आवर के अंदर हम आ जाते हैं। अब अब मैं आके ना 1 आवर का आप लोगों ने भी ऐसे ही एनालिसिस करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। 1 आवर के अंदर मैंने सिंपली, ये मैं 1 आवर के ऊपर आया, मैंने और जाके कहीं पे भी क्लिक नहीं करना, या मैंने इस चार्ट को ना जूम इन करना है ना जूम आउट करना है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। सिंपल आप यहाँ से आके देखोगे, ये आपको तकरीबन 250 कैंडल्स ना पूरी इसके ऊपर दिखा रहा होता है, या 300, ये देखें 274 बार्स, 274 बार्स।
आपको कोई लेना देना नहीं है कि इससे पहले मार्केट में क्या हुआ हुआ है, 10 साल पहले क्या हुआ हुआ है, 5 साल पहले क्या हुआ हुआ है। वो आप देख सकते हैं गोल्ड जो है वो शुरू से लेके अब तक बुलिश ट्रेंड के अंदर ही है। ये कभी भी अभी तक सेलिंग के अंदर आया नहीं है। सेलिंग के अंदर आता है, ये देखें यहाँ पे सेलिंग हो रही है, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि गोल्ड का सेल ट्रेंड है। आपने आना है सिंपली H1 के अंदर। H1 के अंदर हम आए, आपके सामने मार्केट का स्ट्रक्चर है। यहाँ से मैंने इस मार्केट के स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया हुआ है। मैंने कोई भी एक बेस पॉइंट ले लिया। मुझे थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ से क्लियर हो रहा है मार्केट का, तो यहाँ से मार्केट ने एक हाई बनाया। यहाँ पे ये जो ये चीज हुई है ना, इस हाई को जब इस इम्पल्स मूव ने तोड़ा है, इस मूव को हम क्या कहेंगे, मैंने आपको बताया था इम्पल्स मूव, जो प्रीवियस हाई तोड़ रही होती है। थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। जो प्रीवियस हाई तोड़ी होती है उसको हम इम्पल्स मूव बोलते हैं। और ये जो ये चीज हो रही है इसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर रही है और ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे जो लाइन लगाई हुई है ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे BOS भी लिख सकते हैं आप इसको, या पूरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं। इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और मार्केट अब ऊपर जा रही है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से ना हमें बस ये चीज आइडेंटिफाई हो जाती है, जब भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स करती हुई हायर हाइज हायर लोज बनाती हुई ऊपर जा रही होगी, तो हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट अपने बाइंग ट्रेंड के अंदर है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये एक दफा मैंने इधर मेंशन कर दिया, बाकी ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, वो आगे आपने खुद मेंशन करना है। अच्छा, अब हायर हाइज और हायर लो, ये जो दो चीजें ना, इसके अंदर भी एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई, उसके बाद मार्केट नीचे आई, तो ये एक लो बनाया। ये लो कंफर्म तब होगा जब मार्केट अपना प्रीवियस हाई तोड़ेगी। अब इसके अंदर ये भी सीन हो सकता था कि मार्केट ने ये एक लो बनाया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती। अभी आपने ग्रीन कैंडल्स को नहीं देखना, यहाँ से मार्केट ऊपर जाती और ऊपर जाके इस स्ट्रक्चर को ब्रेक ना करती और फिर वापस नीचे आ जाती, और फिर ऊपर जाती यहाँ से और फिर स्ट्रक्चर ब्रेक करती, तो मार्केट का अब जो आप हायर लो होगा ना, वो ये पॉइंट नहीं होगा। आपने इम्पल्स मूव को देखना है, जिस मूव ने मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक किया हो, और डीपेस्ट लो जो होगा ना वो आपका हायर लो पॉइंट होगा, ठीक है। तो लो कंफर्म तब ही होता है जब अपने वो स्ट्रक्चर को ब्रेक करके एक नया हाई बनाया। स्ट्रक्चर जब तक ब्रेक नहीं होगा आपका लो कंफर्म नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से सेल ट्रेंड के अंदर भी है। फिर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, मार्केट ऊपर गई है, फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आई है। जो जो नीचे आई है ना, इसको हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट। और जिस मूव ने मार्केट की ये जो प्रीवियस हाई है इसको तोड़ा है, इसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ ओ सॉरी इम्पल्स मूव, ठीक है। रिट्रेसमेंट जो होती है मार्केट की, वो अब रिट्रेसमेंट के अंदर भी ना एक वैलिड रिट्रेसमेंट होती है और एक इनवैलिड रिट्रेसमेंट होती है। तो ये भी चीज आपने जो है ना वो देखनी है कि वैलिड रिट्रेसमेंट कौन सी है और इनवैलिड रिट्रेसमेंट कौन सी है। इनवैलिड रिट्रेसमेंट या वैलिड रिट्रेसमेंट कौन सी होती है, मार्केट ने जब ये यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट की, तो मार्केट ने ये एक हाई पॉइंट बनाया। ये जो लास्ट ग्रीन की कैंडल है ना, ये मार्केट ने लास्ट ग्रीन कैंडल बनाई है। अब मार्केट ने जब रेड रेड कैंडल बनाना स्टार्ट की है, ये एक कैंडल 1 घंटे की है। जब आप इसको मार्क करके 1 मिनट के अंदर जाकर देखोगे ना, तो ये 50-60 कैंडल्स होंगी 1 मिनट की, हाँ। तो मे बी ये पूरा आपको डाउन ट्रेंड दिखा रहा हो, लेकिन आपने जो स्ट्रक्चर मार करना है ना, वो आपने ना डेली पे करना है ना 4 आवर पे करना है, आपने 1 आवर पे करना है। आपको 1 आवर के हिसाब से ही आपने अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से फिर आगे ट्रेड्स को लेके चलना है, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मार्केट ने ये चीज अपनी तोड़ी। अच्छा, रिट्रेसमेंट का मैं आपको बता रहा था। रिट्रेसमेंट के अंदर ये है कि मार्केट ने जो लास्ट ग्रीन कैंडल बनाई है ना, उसका लो मार्केट ने स्वीप किया हुआ हो। स्वीप का मतलब यही है कि उस या तो मार्केट उसके नीचे विक लगा के गई हो, मतलब ये बॉडी क्लोज ना होती पूरी। अच्छा, बॉडी का भी आपको पता है और विक का भी पता है, गैस ये चीजें आपको पता होंगी। ये चीज है ना डंडियां, इसको हम बोलते हैं विक है मार्केट की। और स्वीप करना क्या है, कि स्वीप करना का मतलब ये है कि मार्केट ने इस जो लास्ट ग्रीन कैंडल है ना, इसकी लो के नीचे, क्योंकि लोगों ने अब ऑब्वियसली यहाँ से जब ये मार्केट बन रही होगी, मार्केट ने बाइंग करना स्टार्ट की होगी। कुछ लोग यहाँ से भी बाइंग के अंदर बैठ गए होंगे कि मार्केट बाई में जा रही है। तो मार्केट क्या करती है, मार्केट अपनी लिक्विडिटी जो होती है ना, लोगों के स्टॉप लॉस, वो स्वीप करके फिर आगे जाती है। तो रिट्रेसमेंट जो है वो वैलिड तब होगी जब लास्ट जो ग्रीन कैंडल है उसका मार्केट लो स्वीप करे, उसको हम बोलेंगे अब वैलिड रिट्रेसमेंट हो रही है, ठीक है। अगर वो स्वीप नहीं हुआ हुआ होगा, अब जैसे यहाँ पे अगर आप आके देखें तो लास्ट ग्रीन कैंडल ये वाली थी, इसका लो यहीं पे पड़ा हुआ था, मार्केट उससे नीचे आई है। बेशक विक भी लगा देना तो हम उसको कहेंगे कि वो वैलिड रिट्रेसमेंट है। बस इसके अंदर ये रॉकेट साइंस है। जो ग्रीन कैंडल है उसका लो जो है वो मार्केट ने लिया हुआ। अब जैसे ये जो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है, और यहाँ पे इसका जो है वो लो पड़ा हुआ था, वो मार्केट लेने नहीं आई। तो वो मार्केट लेने अभी भी आ सकती है, वो मार्केट लेने बाद में भी आ सकती है और इसका लो स्वीप कर सकती है। देखिए मार्केट बाद में आई है और इसका लो स्वीप किया और उसके बाद फिर ऊपर गई है।
तो वैलिड रिट्रेसमेंट वही होती है जो जो लास्ट ग्रीन कैंडल होगी उसका मार्केट लो स्वीप करेगी और फिर जो है वो अपना कंटिन्यू करेगी। रिट्रेसमेंट का सिर्फ मैं आपको बता रहा था। अच्छा, फिर मार्केट में यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अभी वापस आ जाते हैं, अपने चार्ट ओपन हुआ था गोल्ड के चार्ट। अच्छा, अभी आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और इस तक रहे, ये जो आगे वाली चीजें ना रिट्रेसमेंट वगैरह, ये जब हम आहिस्ता आहिस्ता आगे चीजों को लेके चलेंगे तब आपको और भी क्लियर हो जाएंगी। बस आपने सिंपली ये याद रखना है कि रिट्रेसमेंट के अंदर लास्ट जो ग्रीन कैंडल होगी उसका लो के नीचे कोई ना कोई विक लगी हो या एक आधी कैंडल क्लोज हुई भी हो तो हम कहेंगे कि वो वैलिड रिट्रेसमेंट है, नहीं तो हम उसको बोलेंगे इनवैलिड रिट्रेसमेंट है। अब वो इनवैलिड रिट्रेसमेंट होती क्या है, उससे क्या होता है, मार्केट क्या इफेक्ट करती है, वो हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। और ये एक इम्पल्स मूव का आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम देखें, मार्केट ने ये वाली मूव नहीं की थी, यहाँ से मार्केट बाय ट्रेंड के अंदर थी, मार्केट अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती हुई जा रही थी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पे भी, फिर मार्केट में यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और मार्केट का लास्ट जो लो पड़ा हुआ था वो हम कहते हैं कि यहाँ पे ये पड़ा हुआ था। मार्केट ने हायर हाई बनाया, फिर ये लो बनाया, फिर ये एक इम्पल्स मूव आई जिसने इस लो को, इस हाई को तोड़ा। तो लास्ट जो मार्केट का हायर लो पॉइंट पड़ा हुआ है वो ये पॉइंट पड़ा हुआ है। उसके बाद मार्केट ने जो आखिरी हाई बनाया ना इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद वो ये बनाया है। उसके बाद मार्केट जब नीचे आई है तो या तो मार्केट ने इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से उठना था, मैंने आप लोगों को उधर ये जो यहाँ पे मैं लिख के दिखा रहा था वो हमने ग्राफ बनाया हुआ था, वो इस तरीके का बनाया हुआ था कि मार्केट अगर बाइंग ट्रेंड के अंदर होती है ना तो हम उसके अंदर से कोशिश करते हैं कि हम बाइंग की ही ट्रेड्स फाइंड करें, लेकिन वो हाई प्राइस के ऊपर हम बाइंग नहीं करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि मार्केट रिट्रेस करे और फिर हम अपने जोन्स बना लेते हैं कि हमने कहाँ से बुलिश होना है मार्केट के अंदर। तो अब देखें इस सिनेरियो के अंदर गोल्ड के अंदर क्या हो रहा था, यहाँ पे इस पूरी वेव को हम यही वेव कंसिडर कर लेते हैं कि मार्केट अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करते हुए जा रही थी और यहाँ पे एक टाइम आया कि मार्केट ने एक हाई बनाया। उसके बाद मार्केट जब नीचे आई है तो मार्केट ने इस पॉइंट से कोई भी दोबारा से बुलिश नहीं हुई और इस हाई को तोड़ा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट ने अभी जो है ना वो इस हाई को नहीं तोड़ा। तो अब मार्केट का अगर बाइंग ट्रेंड मजीद हमने देखना है ना तो मार्केट को इस हाई को तोड़ना चाहिए, एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि मार्केट अभी फिलहाल बुलिश होगी। यहां तक पूरा बुलिश ट्रेंड चला है जब तक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। उसके बाद हमें कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मिला, मार्केट ने जो हायर हाई बनाया ना उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, लोअर हाईज बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। अगला जो हाई बनाया वो लोअर हाई बनाया। उसके बाद जो मार्केट का आखिरी हायर लो पड़ा हुआ था ना, अब थोड़ा सा हम इधर आते हैं, यहाँ से अब आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये मार्केट यूं की, उसके बाद मार्केट ने ये तोड़ा और नीचे आई। अब आपको क्लियर हो जाएगी, ये मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर थी, उसके बाद मार्केट आई है, हम इसको कह लेते हैं इस गोल्ड के सिनेरियो के हिसाब से कि ये इस हाई से थोड़ा सा नीचे बना है, ठीक है। मार्केट ने लास्ट ये हाई बनाया हुआ था। अब अगर मार्केट यहाँ पे चल रही है ना, हम यहाँ से बाई नहीं करेंगे, हम इसकी रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे इस लेवल तक कि मार्केट इस लेवल तक आए और हम यहाँ से बाई करें, या फिर हमारा जो लास्ट लो होता है ना वहां तक हम वेट करते हैं कि मार्केट वहां तक आए और हम वहां से बाई करें। लेकिन जब ये लास्ट लो टूट जाएगा फिर हम समझेंगे कि मार्केट का अब चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है, मार्केट में अब सेलिंग आ गई है और अब हमारा जो ब्यास होगा, अब हमने जो करनी है वो मार्केट में सेलिंग करनी है, अब हमने बाइंग नहीं करनी, क्योंकि मार्केट अब जो बना रही है वो पहले तो हायर हाइज हायर लोज बना रही थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, मार्केट लोअर हाई लोअर लो लोअर हाइज लोअर लो बना रही होगी। तो जब मार्केट का एक मेजर आखिरी जो हायर लो होगा ना वो टूट जाएगा, वो लेट सपोज यहाँ पे नहीं टूटा, मार्केट यहाँ पर यहाँ से जब नीचे आना स्टार्ट हुई है, मार्केट ने लोअर हाई बनाया लोअर लो बनाया और वो पॉइंट अभी नहीं टूटा, यहाँ तक हम बुलिश ही रहेंगे मार्केट के अंदर। मार्केट नीचे आ रही है, इसको आने देंगे, हम यहाँ से कोशिश करेंगे बाई की ही ट्रेड्स फाइंड करें जब तक ये लास्ट हायर लो ब्रेक नहीं हो जाता। जैसे ही ये हायर लो ब्रेक होगा मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, हम यहाँ पे इस पॉइंट पे कहेंगे कि मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर हो गया और अब मार्केट अब क्या करेगी कि मार्केट अब मजीद जो है ना वो नीचे गिरेगी। अब हम यहाँ से इसके बाद से जब ये चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा हम यहाँ पे एक लाइन लगा लेंगे कि मार्केट का अब जो लास्ट लो पड़ा हुआ है वो ये पड़ा हुआ है। अगर तो मार्केट दोबारा से बुलिश होगी, अगर तो हमने वापस मार्केट में बाइंग की ट्रेड्स फाइंड करनी है तो हम क्या यहां से फाइंड नहीं करेंगे, अगर क्योंकि अब मार्केट ने ये अपना लास्ट हायर लो तोड़ दिया है और अब लोअर हाइज लोअर लोज लोअर हाइज लोअर लोज बना रही है। तो अब हमने करना सेल है, इसके अंदर बाय नहीं करना, इसका वेट करना है कि मार्केट रिट्रेसमेंट करे और फिर यहां से हम सेल करेंगे, फिर मार्केट एक नया लो लो बनाएगी, फिर रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे जब तक हमारा इसके अंदर जो लास्ट लोअर हाई होगा वो नहीं टूटता। यहां से मार्केट ने जब अपना, क्योंकि मार्केट जब बाय ट्रेंड के अंदर होगी ना तो ये लास्ट इसका हायर लो पड़ा हुआ है, जब मार्केट
मार्केट इस हायर लो को तोड़ देगी तो हम इस पॉइंट को कहेंगे कि मार्केट ने यहाँ पे क्या कर दिया है, चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है, मतलब अपना ट्रेंड चेंज कर लिया है। इसको CHOCH भी लिखते हैं, नहीं तो आप पूरा भी इसको जो है वो बोल सकते हैं, चेंज ऑफ करेक्टर। इस जगह पे मार्केट का चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। यहां तक हम मार्केट में बुलिश बैठे हुए थे, अगर तो ये वाली लाइन ब्रेक हो जाती है, ये लास्ट हायर लो ब्रेक हो जाता है जो कि एक मेजर रोल प्ले कर रहा है बुलिश ट्रेंड के अंदर। अगर तो ये ब्रेक हो जाता है, फिर हमारा जो होगा उसके बाद हमने मार्केट के अंदर एज अ बायर हमने नहीं देखेंगे जब तक मार्केट इसके ऊपर वापस, या तो ये होता ना कि मार्केट इसको तोड़ती और उसके बाद वापस ऊपर आके क्लोज दे देती, हमें एक दो कैंडल्स ऊपर क्लोजिंग मिल जाती और फिर हम वापस से बुलिश हो जाते। लेकिन मार्केट ने इसको प्रॉपर तोड़ दिया है, और आपको कंफर्म तब हुआ है जब मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की है, अपना लास्ट जो है लो तोड़ा है। सेलिंग ट्रेंड के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होता है, जब मार्केट अपना जो प्रीवियस लो होता है वो तोड़ेगी, तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये मार्केट का लो है और मार्केट अब लोअर लोज लोअर हाइज बना रही है। तो अब हमने अपनी जो करनी होगी वो मार्केट के अंदर सेलिंग करनी होगी, इसके अंदर बाई नहीं करनी। तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर था। अब इसके अंदर अगर मैं अब इधर लेकर आऊं, इतना अभी कॉम्प्लेक्स के अंदर आपने नहीं जाना कि वो रिट्रेसमेंट क्या होती है, ये क्या चीजें होती हैं। सिंपली आपने बस ये चीज एक रखनी है कि मार्केट है ये हायर लो पॉइंट था, क्योंकि मार्केट ने जब ये हाई बनाया उसके बाद यहाँ पर आई है रिट्रेसमेंट की है, ये लो बनाया इसने, और उसके बाद इस इम्पल्स मूव ने इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, इस पॉइंट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और ये लास्ट हाई बना दिया। उसके बाद मार्केट जब नीचे आई है तो दोबारा हाई नहीं बनाया उसने, उसके बाद मार्केट लोज ही बनाती गई है। तो यहाँ पे जो है ना, जो हमारा लास्ट पॉइंट पड़ा हुआ है हायर लो, अगर तो मार्केट ने इसको नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर दिया, जहां पे अब आप यहाँ पे देखें तो मार्केट ने प्रॉपर इसको 1 घंटे की कैंडल ने यहाँ पे इसको तोड़ा है, उसके बाद हमें क्लोजिंग्स भी मिल गई है, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि भाई ये वैलिड ब्रेकआउट हो गया है। अब मार्केट जो है वो अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। तो अब हमने यहाँ से सेलिंग में नहीं बैठना, वेट करना है मार्केट रिट्रेस करे, अपने लास्ट जो उसने लो बनाया था वहीं से रिजेक्शन। यहाँ पे हमने ना साइंस देखने होते हैं, साइन ऑफ वीकनेस। सेलिंग ट्रेंड के अंदर हम साइन ऑफ वीकनेस देखते हैं, और बाइंग ट्रेंड के अंदर जब मार्केट रिट्रेस कर रही होती है, क्योंकि हमने बाइंग ट्रेंड के अंदर बाइंग करनी है, लेकिन वो किस पॉइंट से करनी है। यहाँ से मार्केट जब ऊपर जा रही है तो हमने यहाँ से बाइंग करनी है, यहाँ पे जब आ रही है तो यहाँ से करनी है, यहाँ से करनी है, किस जगह से करनी है वो आगे जाके आपको चीजें पता चलेंगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट का ये लास्ट लो पॉइंट पड़ा हुआ था, मार्केट ऊपर गई है और इस लो को तोड़ दिया। जैसे ही इस लो को तोड़ा है ना, उसके बाद हम पहले एज अ बायर थे गोल्ड के अंदर, अब फॉर द टाइम बीइंग जब तक ये वाला लो जो है हाई लोअर हाई जो है मार्केट नहीं तोड़ती, ऊपर आके ब्रेक नहीं करती, हम वापस बुलिश नहीं होंगे मार्केट के अंदर। यहाँ पे मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया हुआ है, अपना करेक्टर चेंज किया हुआ है, बाइंग के ट्रेंड को फॉर द टाइम बीइंग सेलिंग में कन्वर्ट किया हुआ है। तो हम अब क्या करेंगे कि अब यहाँ पे एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, हम मैंने ये जोन बनाया हुआ था, और मैंने कल जो है ना रात को वो यहाँ पे सेलिंग भी की है। H1 का मेरा स्ट्रक्चर मार्क था। मार्केट ना कभी भी मेरे जोन को, या मैं जहाँ पे जोन लगा रहा हूँ ना वहीं से आकर रिजेक्शन नहीं लेगी, ना मैं वहां से घुसा हूँ। उसके बाद ना हमें 4 5 6 कंफर्मेशन और करनी होती हैं कि मार्केट कब सेलिंग में जाएगी, क्योंकि इसने अपना चेंज ऑफ करेक्टर किया हुआ है, जाना तो इसने सेलिंग के अंदर ही है। ये देखें, ये मैंने जोन बनाया हुआ था ना, लेकिन मार्केट ने क्या किया, जोन पे आने के बाद भी इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया है, फिर लोगों को सेलिंग दिखाई है, और यहाँ पे लोगों को सेलिंग दिखा के सेलिंग में बिठाया है लोगों को। लोगों ने यहीं पे सेलिंग करना स्टार्ट कर दी थी। रात को जब मैं ट्रेड दे रहा था ना, तो वो यहाँ पे देने लगा था मैं ट्रेड, लेकिन मैंने कुछ मुझे चीजें पता चली थी। एक तो वॉल्यूम को मैं किस तरीके से रीड करता हूँ वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो उससे मुझे पता चल गया था कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये वैलिड ब्रेकआउट नहीं है, मार्केट अभी और ऊपर जाएगी मजीद। फिर मार्केट मजीद ऊपर गई है, और ये जो एक पूरी चीज मैंने ड्रॉ की हुई है ना, ये एक पैटर्न होता है। ये थोड़ा सा एडवांस VSA का कॉन्सेप्ट है, वो आपको आगे जाके पता चलेगा। लेकिन मैंने यहां से जब इसका ब्रेकआउट हुआ है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, मैंने यहां से सेलिंग की है, क्योंकि मैंने एज अ सेलर ही बैठना था जब तक मार्केट अपना इस हाई को नहीं तोड़ती। मैं बाइंग नहीं करूंगा गोल्ड में, क्यों? क्योंकि मार्केट का करेक्टर चेंज हुआ है, मार्केट अभी फिलहाल सेलिंग में हुई है, तो मैं बाइंग तब करूंगा जब मुझे मार्केट इससे ऊपर मिलेगी, अदरवाइज मैं इसके ऊपर फॉर द टाइम बीइंग सेलिंग ही करूंगा। अब मार्केट ने क्या किया कि इस लेवल के ऊपर आई है, लोगों के स्टॉप लॉस हंट किए हैं, लोगों को बाइंग में बिठाया, फिर सेलिंग में गई है, क्योंकि जब लोगों को यहाँ से ऊपर आई है ना, लोगों को लग गया होगा कि भैया मार्केट ने जाना है बाई के अंदर, तो लोगों ने यहाँ से बाई कर लिया होगा और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख लिया होगा। तो मार्केट ने फिर क्या किया है, यहाँ से सेलिंग दिखाई है लोगों को, फिर लोग यहाँ से सेलिंग में बैठ गए होंगे कि मार्केट अब सेल में जाने लगी है, और लोगों ने स्टॉप लॉस इस जोन से ऊपर रख दिए होंगे, तो फिर मार्केट ऊपर गई है, उनके स्टॉप लॉस लिए, और फिर मार्केट ने यहाँ पे रेंज की है। ये पूरा ना ये जो चीज हुई हुई है,
इसको वीएसए के अंदर हम एक दो चीजें बोलते हैं, वो आगे जाके आपको पता चलेंगी। तो ये पूरी कंफर्म एंट्री मुझे मिली है। इसके अंदर करना क्या होता है कि हमने ना ट्रेंड की अलाइनमेंट के साथ ट्रेड करनी होती है। जैसे H1 का ट्रेंड अगर बेरिश है तो हम बेरिश ही ट्रेड फाइंड करेंगे, हमने बुलिश ट्रेंड ट्रेड नहीं फाइंड करनी जब तक H1 का स्ट्रक्चर बुलिश नहीं हो जाता। तो हमने जो अपना डिसीजन लेना है वो जाके 5 मिनट पे लेना है। ये जो मैंने डिसीजन लिया है ना, ये मैंने 5 मिनट की कंफर्मेशन के ऊपर लिया है कि मैं भाई यहाँ अब, क्योंकि मार्केट ने अगर H1 में देखे ना, थोड़ी सी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही होंगी, लेकिन ये स्ट्रक्चर है, ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता चीजें क्लियर होंगी। मार्केट में ये जो स्ट्रक्चर बन रहा था, मार्केट ने ये लोअर हाई बनाया, फिर ये लोअर लो बनाया, फिर ये लोअर हाई बनाया, फिर एक और लोअर लो बनाया। तो ये जो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहे हैं ना, ये मुझे कंफर्म कर रहे हैं कि भाई मार्केट अभी फिलहाल सेलिंग में जाएगी। और ये जो लास्ट लोअर हाई बनाया हुआ है ना मार्केट ने, जब तक इसको ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं आएगी मार्केट, मैं एज अ बायर गोल्ड में नहीं बैठूंगा। हाँ, अगर इसको ब्रेकआउट करके ऊपर आ जाती है, मुझे अच्छी कंफर्मेशन मिलती है, फिर मैं दोबारा से बाइंग में बैठूंगा, मैं फिर बायर बन जाऊंगा गोल्ड के अंदर। लेकिन जब तक मार्केट अपने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड की तरफ करती हुई जा रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने अब यहाँ इस चीज को देख लें। मार्केट ने जब ये अपना हायर लो तोड़ा, रिट्रेसमेंट अभी आप छोड़ दें। आवाज क्लियर आ रही है? एक दफा मुझे बता दें, आवाज का तो कोई मसला नहीं आ रहा। चैट में बता दें आवाज क्लियर है, ठीक है। अब इन चीज़ों को मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि लाइव मेरे साथ कल एक्सपीरियंस किया मैंने, तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ क्योंकि पूरा एक बाइंग का ट्रेंड था और वो सेलिंग में कन्वर्ट हुआ हुआ है। इन चीज़ों को दिखाऊंगा तो ये चीज़ आसान है सीखना। आपने सीखना इन्हीं चीज़ों से और फिर इम्प्लीमेंटेशन आके इस चार्ट के ऊपर करनी है। शुरू में आपको बहुत चीज़ें डिफिकल्ट लग रही होंगी, लेकिन जब आप जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे ना, ये चार्ट आपसे बातें करेगा खुद, आपको बता रहा होगा चीज़ें। अब यहाँ तक जो है ना, वो मैं इस गोल्ड के अंदर बुलिश ही था, लेकिन जैसे ही इस मार्केट ने इस वाले हायर लो को तोड़ा है ना, जो लास्ट लो बनाया हुआ था, मेजर लो बनाया हुआ था, उसको तोड़ा है, तो मैं यहाँ पे बेरिश हो गया हूँ। फिर मैंने यहां से सेल में नहीं बैठा, फिर मैंने वेट किया, मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी है, यहाँ पे अगर मुझे कुछ साइंस मिलेंगे तब मैं सेल करूंगा, अदरवाइज मैं सेल नहीं करूंगा। मुझे यहाँ पे अगर सिग्नल्स मिले या मुझे साइंस मिले तब मैंने सेल किया। और अब जब मैंने यहाँ से सेल किया तो मार्केट ने, अब यहाँ से अगर सेलिंग में जाना है ना, तो मार्केट अब अपना प्रीवियस लो तोड़ेगी। और वही होता है, अगर डाउन ट्रेंड में जा रही है तो मार्केट यहाँ से अगर आप ट्रेड पकड़ लेना, क्योंकि मार्केट अगर लोअर लोज लोअर हाइज बना रही है ना, तो मार्केट ने अगर लोअर लो बना लिया है, अब लोअर हाई जब बनाएगा ना, वो यहाँ पे भी बन सकता है लोअर हाई, वो यहाँ पे भी बन सकता है और वो यहाँ तक बन सकता है। अगर इसके बाद मार्केट इसको क्लोज करके ऊपर आ जाती है तो हम कहेंगे कि मार्केट बुलिश हो गई है। क्योंकि अगर इसके बाद ना देखें आप, इस रेड कैंडल के बाद ना देखें, समझे मार्केट अभी यहाँ से नीचे आई है और ये लास्ट लोअर हाई बनाया हुआ है इसने, तो मार्केट अगर इसको तोड़ के ऊपर चली जाएगी ना, तब मैं इसके अंदर जो है वापस बुलिश हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ने अपना हायर लो तोड़ा हुआ है। लेकिन मैं सेलिंग यहाँ से नहीं करूंगा, मैं रिट्रेसमेंट का वेट करूंगा। रिट्रेसमेंट होगी, उसके बाद मुझे एक ये जोन पता चलेगा कि भाई ये पूरा जोन बना हुआ है, तो मार्केट यहाँ से भी रिजेक्ट हो सकती है, या फिर मार्केट ऊपर आके यहाँ से भी रिजेक्ट हो सकती है। अगर यहाँ से भी नहीं हुई रिजेक्ट और ऊपर चली गई, हमें ऊपर क्लोज मिल गया, तो फिर वापस हम बुलिश हो जाएंगे इसके अंदर। तो इस जगह पे ना इसी तरीके से हुआ है। यहाँ पे भी क्या हुआ है कि मार्केट बाइंग में आई है, बाइंग में आई है, और उसके बाद लोगों ने यहाँ से भी सेलिंग की होगी इस जगह से, एग्जैक्टली इसके टैप होने से, इस लेवल के। लेकिन मार्केट ये जो ऊपर गई है ना, एक विक लगाने, ये लोगों के स्टॉप लॉस हैंड करने गई है। लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए हुए होते हैं, क्योंकि मार्केट की ये जो ये वाला जोन बनाया हुआ है ना मैंने, ये एक रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा है। रेजिस्टेंस होती क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन सिर्फ अभी आप स्ट्रक्चर क्लियर कर लें कि मार्केट ने यहाँ से, मुझे था कि मार्केट ना नीचे गिरेगी दोबारा, और मार्केट ने क्या किया कि गिरना यहीं से था, लेकिन मार्केट ने एक विक लगाई है, लोगों के स्टॉप लॉसेस खाए हैं, और उसके बाद फिर गिरी है नीचे और फिर लास्ट लो तोड़ा है और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया है। अब हमें एक और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिल गया, अब हम मजीद कंफर्म हो गए कि भाई मार्केट ने भी फिलहाल सेलिंग में ही जाना है। वो अब कहाँ से जाना है कि हम यहाँ से सेलिंग में नहीं बैठ सकते। मैं वेट कर रहा था इसी लेवल का, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस का काम भी कर रहा था। रेजिस्टेंस होती क्या है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मार्केट ने क्या किया, इसको कोई लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दी, ऊपर गई है ऊपर गई है। हम यहाँ तक जो है बेरिश होंगे, क्योंकि अब जो लोअर
हाई बना हुआ है मार्केट के अंदर, लास्ट वो ये बना हुआ है, जब ये टूटेगा तब हम वापस ऊपर अगर जाती है मार्केट तो हम यहाँ से फिर बुलिश हो जाएंगे, लेकिन जब तक ये नहीं टूट रहा तो हम बेरिश ही हैं। मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले, यहाँ इसके दरमियान से ले, इस पूरे जोन में कहीं से भी ले, वो हमने रिजेक्शन पकड़नी होती है। और वो जो रिजेक्शन हम पकड़ते हैं वो हम 5 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर पकड़ते हैं। 1 मिनट के अंदर अभी शुरू में आप लोगों ने नहीं काम करना क्योंकि वो बहुत क्विक होती है। शुरू में आप 5 मिनट की कंफर्मेशन के ऊपर, वो कंफर्मेशन किस तरीके से लेते हैं, क्या कंफर्मेशन होती हैं, वो भी बताऊंगा। लेकिन सिर्फ स्ट्रक्चर को अलाइन करना होता है। यहाँ पे मार्केट ने प्रॉपर अपने ट्रेंड को अलाइन किया है। जब इसका ब्रेकआउट हुआ है ना, तो मार्केट का लास्ट जो लो लगा हुआ था वो ये लगा हुआ था। और मार्केट ये ट्रेंड लाइन भी ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रही होती है। सपोर्ट बेसिकली, मार्केट सपोर्ट का क्या वर्ड से क्या चीज डिफाइन हो रही है? सपोर्ट जहां से मार्केट को सपोर्ट मिलेगी, मार्केट उस जगह पर आएगी और सपोर्ट लेके वापस उठेगी, उसको हम बोलते हैं सपोर्ट। और रेजिस्टेंस, रेजिस्ट करना, रोकना बोलते हैं उसको। तो रेजिस्टेंस क्या होती है? जहां से कोई भी एक लेवल होता है जहां से मार्केट को रेजिस्टेंस मिल रही होती है, हम उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन इसको आप सही तरीके से किस तरीके से सही तरीके से किस तरह ग्राफ के ऊपर मार्क करेंगे, वो उसको चेक कर लेते हैं। कोई भी ऐसा पॉइंट जहां पे मार्केट दो या दो से ज्यादा दफा आके टच हुई हो और वहां से मार्केट उठी हो, उस जगह को हम एज अ सपोर्ट कंसिडर करेंगे। जैसे मार्केट यहाँ पे थी तो ये एक टच दिया मार्केट ने इस पॉइंट का, अभी ये सपोर्ट कंसिडर नहीं हुई। लेकिन जब यहाँ पे नीचे आई है, दूसरे टच देने के बाद उठी है, तो अब हमने यहाँ पे ये जोन ड्रॉ कर लिया था कि मार्केट ने इसको एज अ सपोर्ट कंसीडर किया और मार्केट उठ रही है। फिर तीसरी दफा आई है, इसी जोन के पास से दोबारा उठी है, तब तो हमें और कंफर्म हो गया, जितनी ज्यादा दफा उस जोन को टैप कर रही है मार्केट, हमें और ज्यादा अपने जोन के ऊपर वो हो रहा है कि ये जोन वैलिड जोन है। अच्छा, जब यहां से मार्केट आई है, पहले अभी तक ये जब तक कैंडल्स इसके ऊपर थी तो ये सपोर्ट का काम कर रहा था, मार्केट इसको तोड़ने नहीं दे रही थी। जब भी नीचे आती थी यहाँ पे बायर्स आते थे, बायर्स इसको वापस, क्योंकि ये जो रेड और ग्रीन कैंडल्स है ना, यहाँ पे बियर्स, बायर्स और सेलर्स की बेसिकली जंग हो रही है। या तो बायर्स जीतेंगे या सेलर्स जीतेंगे। इस सपोर्ट जोन के ऊपर ना बायर्स बैठे हुए होते हैं। जैसे ही मार्केट सपोर्ट के पास आती है और बायर सेलर से ज्यादा होते हैं, तो वो मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। फिर जब तीसरी चौथी दफा आई है ना मार्केट, तो यहाँ पे सेलर्स ही इतने ज्यादा आए हैं, इतने ज्यादा आए हैं कि उन्होंने सपोर्ट, जितने बायर्स थे उनसे ज्यादा सेलर्स आ गए हैं, तो उन्होंने सपोर्ट को तोड़ दिया है। जब तोड़ा है तो यही सपोर्ट अब एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी। ये चीज बस इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सपोर्ट होती है वो अगर तो टूट जाए तो वो बाद में एज अ रेजिस्टेंस काम करती है, और जो रेजिस्टेंस होती है अगर वो टूट जाए तो वो बाद में एज अ सपोर्ट काम करती है। जैसे ये जो मार्केट का ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर है ना, ये भी एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम कर रहा होता है। ये जो ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर करती हुई मार्केट ऊपर जा रही है, ये भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम कर रहा है। अब उस वो मार्केट के ऊपर है कि मार्केट अब उसको रिस्पेक्ट देती है नहीं देती वापस। ये देखें, अब यहाँ पे ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर हुआ ना, असूलन तो मार्केट को इधर नीचे आना चाहिए था, इस जगह से उठना चाहिए था, या फिर इधर आती जो लो लगाया था इधर से उठना चाहिए था। लेकिन अब हम अपनी मर्जी से नहीं चला सकते, वो यहाँ से भी वापस ऊपर जा सकती है। और ये चीज बस आप लोगों ने मार्क कर लेनी है कि ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो ये भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। और सपोर्ट का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा लेवल या ऐसा एरिया जहां पे मार्केट दो या दो से ज्यादा दफा आके ऊपर उठी हो, तो वो सपोर्ट का काम करेगी। और कोई ऐसा एरिया जहां से मार्केट दो या दो से ज्यादा दफा आके रिजेक्ट हुई हो, नीचे की तरफ गिरी हो, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि पहले ये जो जगह थी, क्योंकि अब ये लाइव एग्जांपल आपके सामने है, तो मैं इसलिए इस चीज को डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें आपकी सारी चीजें, टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। इसमें क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ पे इस लेवल को पहले रिस्पेक्ट कर रही थी, यहाँ पे आई है, मार्केट उठी है, फिर दोबारा आई है, इसी जोन को टैप किया और दोबारा उठी है। यहाँ से लेके 60 से लेके तकरीबन 400 पिप्स मार्केट ऊपर गई है, और फिर वापस आई है। जब वापस आई है ना, तो यहाँ पे सेलर्स, यहाँ पे जितने बायर्स बैठे थे ना, उससे डबल ट्रिपल सेलर्स बैठे हैं, तो उसने इतने हाई वॉल्यूम के साथ अच्छी कैंडल, इसको हम बोलते हैं मोमेंटम कैंडल, वो होती क्या है वो आगे जाके पता चलेगा आपको। अच्छे मोमेंटम के साथ जो है वो इसको तोड़ा है इस जोन को, क्योंकि यहाँ पे बायर्स काफी ज्यादा एक्टिव थे। तो जब सेलर्स जीतेंगे तभी सपोर्ट जो है वो टूटेगी, अदरवाइज सपोर्ट नहीं टूट सकती। ठीक है, जब ये टूटी है सपोर्ट, अब जब ये रिट्रेसमेंट ली है ना, तो अब हमें, पहले ये सपोर्ट का काम कर रही थी, इसी को खींच के हम आगे तक लेकर आए हैं, तो अब ये हमें रेजिस्टेंस का भी काम कर रही है। तो जब मार्केट को ने इस जोन को तोड़ा था, तो मुझे पता चल गया था कि मार्केट ने अब चेंज ऑफ करेक्टर कर लिया है। ट्रेंड चेंज होता है ना, तो हम उसको चेंज ऑफ करेक्टर बोल देते हैं कि चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। तो मार्केट अब जो रिजेक्शन लेगी, तो हमारे पास पहला जो जोन था वो यही था, क्योंकि पहले ये सपोर्ट का काम कर रहा था, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया जहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है, चेंज ऑफ करेक्टर भी हुआ है, ये
ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके अलावा और मार्केट क्या चीज बता रही है, यहाँ पे और भी चीजें हैं वो भी मार्केट बता रही है, वो आपको आगे जाके पता चलेगा। अगर मार्केट यहाँ से ना रिजेक्ट होती तो फिर आखिरी जोन हमारे पास ये होता, यहाँ से भी ना होती फिर हम वापस बुलिश बैठ जाते मार्केट के अंदर, बाय कर लेते। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये चीज आपको क्लियर होगी। फिर मार्केट इस लेवल को भी, अब ये देखें, ये भी एक सपोर्ट का काम कर रहा है मार्केट के अंदर। मार्केट एक दफा आई है यहाँ से उठी है, फिर दूसरी दफा आई है यहाँ से उठी है, फिर तीसरी दफा आई है यहाँ से उठी है, फिर चौथी दफा आई है, हाई वॉल्यूम के साथ उसको ब्रेकआउट कर दिया, सिंपल। और ये जो मूव होती है, अब देखें डाउन ट्रेंड के अंदर, ये इंपल्स मूव है और ये रिट्रेसमेंट है। ये इंपल्स मूव है और ये रिट्रेसमेंट है, ओ सॉरी, ये इंपल्स मूव है डाउन ट्रेंड के अंदर और ये रिट्रेसमेंट है। इम्पल्स मूव वो होती है जो पिछला अपना लो जो है, क्योंकि लो लो मार्केट बना रही है ना डाउन ट्रेंड के अंदर, वो तोड़ेगी, उसको हम कंसीडर करेंगे कि वो इम्पल्स मूव है। ठीक है, अब मार्केट ने जब यहाँ से इसको भी तोड़ दिया था ना, तो अब मार्केट को मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था, तो वो एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि मार्केट यहाँ से गिरेगी, लेकिन मार्केट की मर्जी है, मार्केट यहाँ से नहीं गिरी, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई है, वो यहाँ से गिरना स्टार्ट हुई है। वो यहाँ से भी हमें बहुत अच्छे साइंस मिले और यहाँ से हमने सेलिंग भी पकड़ी है। वो अब हमने 1 आवर के अंदर हम बेरिश हो गए थे। क्यों बेरिश हुए हैं मैंने अब आपको बता दी है, सारा आपको क्लियर होगा, क्योंकि हमने इस जोन तक बेरिश ही ट्रेड्स फाइंड करनी है, साइन ऑफ वीकनेस ही फाइंड करने हैं जब तक मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश है इस जोन तक। अगर इस जोन से ऊपर चली जाएगी फिर हम बुलिश होंगे। तो यहाँ पे ये जो पूरा सेटअप बना है ना, ये आपको आगे जाके पता चलेगा, अभी मैं बता भी दूंगा तो आपको नहीं समझ में आएगी, वो बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है। तो हम इसको बहुत सिंपल ही रखते हैं, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को थोड़ा बहुत और कर लेते हैं। और अब यहाँ से क्या हुआ है कि मार्केट ने इस लो को तोड़ा है, ये देखें इस वाले लो को तोड़ा है, ये लास्ट मेजर लो था। मार्केट हायर हाइज हायर लोज बना रही थी, ट्रेंड अलाइन नहीं हुआ था, क्योंकि H1 का ट्रेंड जो था वो बुलिश, सॉरी बेरिश हुआ हुआ था। लेकिन M5 के अंदर हम आके देखें ना, तो M5 का अभी तक जो ये काम कर रही है ना मार्केट, यहाँ पे तो इस जोन के अंदर मैनिपुलेशन की है। जब मार्केट ने ये चीजें स्टार्ट की है ना, ऊपर जाती गई है, तो यहाँ पे मुझे कंफर्म हो गया था कि मार्केट ने अब नीचे गिरना है। तो आ, अब लेकिन जब गिरना है ना मार्केट ने, तो कंफर्मेशन आपको तब मिलेगी जब H1 का ट्रेंड और M5 का ट्रेंड दोनों आपका ट्रेंड अलाइन हो जाएगा। अलाइन का मतलब क्या है कि H1 का ट्रेंड आपका बेरिश है, जब तक आपका M5 का ट्रेंड भी बेरिश नहीं हो जाता आपने ट्रेड में एंटर नहीं होना। M5 का ट्रेंड बेरिश होने का क्या मकसद है, अब M5 के अंदर भी अपना स्ट्रक्चर होता है। आप यहाँ से स्ट्रक्चर देख लें, आप यहाँ से स्ट्रक्चर देख लें कि मार्केट अपना हाई बना रही है, फिर छोटे छोटे हायर हाइज, छोटे छोटे हायर लोज बनाती जा रही है, और मार्केट का जो लास्ट मेजर लो पड़ा हुआ है, हायर लो, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। इस जोन को मैं इसलिए कंसिडर कर रहा हूँ कि पीछे भी काफी जो है वो लेवल्स हैं। देखें अगर हम इसकी विक को लेकर आए ना, तो ये भी एक पूरा जोन है जो एक सपोर्ट का काम कर रहा है। तो अगर ये टूट जाएगा तो फिर हम कह सकते हैं कि मार्केट में, और ये देखें आगे जाके इसी जोन ने रिस्पेक्ट भी दी और वहीं से मार्केट दोबारा आके गिरी भी है। तो यहाँ पे जब मार्केट गिरना स्टार्ट हुई है, इस लो को मेरे तोड़ा है, मुझे यहाँ से कंफर्मेशन मिली है जब ये वाली कैंडल बनी है, उसके बाद मैं एज अ सेलर हुआ हूँ। वो अब मैं यहाँ से भी सेलिंग डायरेक्ट भी बैठ सकता था, स्टॉप लॉस मेरा इसके ऊपर होता जिसके ऊपर मार्केट आई नहीं है, या फिर मैं वेट करता मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट लेती। आइडियल जो मेरा जोन था वो इस गैप के अंदर था। ये गैप होते क्या है आगे जाके आपको पता चलेगा। इस गैप को मार्केट ने टच किया और मार्केट ने तकरीबन जो मूव किया है वो 42 से गिरी है 24 तक आई है, तकरीबन 200 180 पिप्स की मूव अगर हम इसको कंसिडर कर लें। तो 180 पिप्स के अंदर लोगों ने $18 भी बनाए हैं, $180 भी बनाए हैं, $1800 भी बनाए हैं, $18,000 भी बनाए हैं। वो मैंने आपको बताया था कि जितना बड़ा लॉट साइज होगा उतना ही बड़ा आप रिस्क ले रहे होते हैं। वो चीजें हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। लेकिन अब चैट के अंदर आके बता दें कि आपको ये स्ट्रक्चर और सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्लियर है या नहीं क्लियर। वो रिट्रेसमेंट बस छोटी मोटी चीज है, वो जितना प्रैक्टिस करेंगे वो क्लियर, क्योंकि आगे जाके ना हमने इन्हीं चीजों को देखना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मैं भी थोड़ा बहुत और बता देता हूँ आपको, 2-3 लेवल्स और ड्रॉ कर देता हूँ, वो आपको मजीद क्लियर हो जाएंगे। बाकी स्ट्रक्चर जो है वो मार्केट का बताएं कि आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। क्लियर है, बिल्कुल लेक्चर बार बार रिव्यू करेंगे, काफी क्लियर हो गया है सर। क्लियर क्लियर ठीक है, सारे बता दें मेरे ख्याल से। क्लास जो लेने वाले हैं वो 10 एक बंदे ही हैं, बाकी तो अगर ट्रेड मेजर इम्पल्स और नीचे चली जाए तो चेंज ऑफ करेक्टर आता है। नहीं, चेंज ऑफ करेक्टर तब आएगा जब मार्केट अपना लास्ट हायर लो तोड़ देगी। चेंज ऑफ करेक्टर के अंदर, चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब ये है कि करेक्टर अब चेंज हो रहा है, पहले बुलिश करेक्टर था अब बेरिश करेक्टर हो रहा है। तो हर इम्पल्स मूव को हम चेंज ऑफ करेक्टर नहीं बोल सकते, ये चीज आपकी गलत है।
हर इम्पल्स मूव को आपने पहले ये देखना है, जो इम्पल्स मूव आ रही है वो बाइंग ट्रेंड के अंदर आ रही है, सेलिंग ट्रेंड के अंदर आ रही है। इम्पल्स मूव तो बाइंग ट्रेंड के अंदर भी आ रही होगी। ये एक इम्पल्स मूव है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ये एक इम्पल्स मूव है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। उसके बाद ये एक इम्पल्स मूव है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। लेकिन चेंज ऑफ करेक्टर जो है ना, अब मार्केट ने जो लास्ट हायर लो बनाया हुआ था वो ये मेजर लो पॉइंट था। अगर ये टूटेगा तब हम बेरिश होंगे, जब तक ये टूटा नहीं है तब तक मार्केट यहाँ पर आई है, यहाँ से भी आपको ट्रेड्स मिली हैं। मार्केट ने असूलन जो आना था ना वो यहाँ तक आके ऊपर जाना था। हम जो कहते हैं कि मार्केट यहाँ तक आए, या तो हमें इस जगह से ब्रेक, क्योंकि जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना ये भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा होता है, ठीक है, ये वाला जो जोन होता है। तो कभी कभार होता है कि मार्केट एग्जैक्टली इसी लेवल को आती है, जैसे अभी इस जगह के ऊपर आप देखें कि मार्केट एग्जैक्टली जो चेंज ऑफ करेक्टर किया है उसी जोन के अंदर आई है, थोड़ी बहुत बस विक्स लगाई है और वहीं से गिर गई है। लेकिन हर दफा यही नहीं होगा कि आपका वही जोन जो आपने देखे हुए होंगे, क्योंकि आपने यहाँ से या तो बुलिश जाना था या फिर आप यहाँ से बुलिश जाते, क्योंकि मार्केट अभी हायर हाइज हायर लोस बना रही थी। ये चीज आप छोड़ दें, ये चीज नहीं हुई है अभी भी। लेकिन जब मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा है, हमें यहाँ पे हायर लो को तोड़ा है, तब हम कहेंगे कि चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। और ये कंफर्म कैसे होता है कि ये मार्केट ने ये जो मूव की है ये कंफर्म है, ये भी आगे जाके आपको पता चलेंगी चीजें। बस अभी आपने सिंपली ये बिल्कुल बेसिक चीज रखनी है कि ये जोन टूट गया तो वो चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। कंफर्मेशन एनवायरनमेंट अरेंजमेंट करना वो समझ नहीं। यार अभी ना असल में मैंने आपको ये नहीं बोला कंफर्मेशन, अभी आपने ट्रेड नहीं लेनी, अभी सिर्फ आपने ना दो टाइम फ्रेम्स देखने हैं। आप M15 को पकड़ लें, आप M5 को ना पकड़ें। मैं जो एंट्रीज लेता हूँ वो M5 के अंदर की कंफर्मेशन या M1 की कंफर्मेशन के अंदर लेता हूँ। गोल्ड के अंदर बहुत क्विक एंट्री करता हूँ, लेकिन आप जो कंफर्मेशन के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं वो 15 मिनट की ले लें। जितने बड़ा टाइम फ्रेम का सेटअप का आप वेट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर ये नहीं करना होता कि हमने MT5 खोला और बाय सेल करना स्टार्ट कर दिया। इसके अंदर हमने प्रॉपर सेटअप्स बनाने होते हैं। आपने सबसे पहले आके सबसे जो मेजर चीज है वो मार्केट का स्ट्रक्चर ही है। आप मार्केट में आएंगे, पहली चीज ही आपने आइडेंटिफाई करनी है, H1 के अंदर आना है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मार्क करना है। ये जो अब स्ट्रक्चर है ना ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है मार्केट का। अब ये देखें, ये जो स्ट्रक्चर है ना ये अगर आपको ना पता होता कि मार्केट अभी सेलिंग के अंदर है, तो आप अगर 5 मिनट में या 1 मिनट में जाके देखते ना तो आपको वहां पे बाइंग नजर आ रही होती, और आप 5 मिनट के हिसाब से डिसीजन ले रहे होते, तो अब तो आप बाइंग कर रहे होते इसके अंदर। अगर लेट सपोज ये चीज ना बनी होती, क्योंकि ये तो चीज बननी थी, यहाँ पे आपको लग रहा होता कि मार्केट बाइंग में जा रही है, बाइंग में जा रही है। देखिए यहाँ से प्रॉपर आपको लग रहा होता कि बाइंग में जा रही है। तो H1 का आपने जो स्ट्रक्चर कंसिडर करना है, वो आपने वो कंसिडर होगा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। और उसको जब आप छोटे टाइम फ्रेम के अंदर लेके जाएंगे तो वो आप इंटरनल स्ट्रक्चर आप वहां से मार्क करेंगे। एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है और एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। जब तक दोनों स्ट्रक्चर अलाइन नहीं होंगे तब तक आपने ट्रेड प्लेस नहीं करनी होती। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो रहा है कि मार्केट लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज बना रही है। जब तक 5 मिनट के अंदर भी लोअर लोज लोअर हाइज नहीं बनेंगे तब तक आपने जो है वो सेल की ट्रेड नहीं लगानी। अगर लेट सपोज H1 आपका बेरिश है, लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है, तो एम अब ये देखें यहाँ पे मार्केट ने लोअर लो लोअर हाई बनाया। उसके बाद अगर आप इस वाली मूव को देखेंगे ना, इसको मैं थोड़ा सा मार्क कर लेता हूँ। अब ये मार्केट का इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये जो ये स्ट्रक्चर है ना ये मार्केट का इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसको अगर आप 5 मिनटों में जाके देखेंगे ना तो ये पूरा बाइंग का ट्रेंड चला हुआ है। लेकिन आपने बाइंग करनी नहीं है, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश है ना। H1 का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो बेरिश है, आपने सेलिंग की ट्रेड्स फाइंड करनी है, सिंपल, बस इसका मकसद ये है। बिल्कुल 5 मिनट की अच्छी कंफर्मेशन होती है, क्योंकि अभी आपने ट्रेड करनी नहीं है। आपको कंफर्मेशन का ना मैं बताऊंगा कि कंफर्मेशन आपने किस किस तरीके से लेनी है। हम इसके अंदर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे, हम इसके अंदर एक वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस होता है उसको भी पढ़ेंगे। इसके अलावा आपको चार्ट पैटर्न्स भी बताए जाएंगे। तो इस कोर्स के अंदर ना जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको मैंने ये चीज गारंटी दी थी कि आप किसी के सिग्नल के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे। आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से मार्केट वीकनेस पकड़ रही है, कहाँ से मार्केट स्ट्रेंथ पकड़ रही है। अगर तो मार्केट का बुलिश ट्रेंड होगा तो हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे, क्योंकि साइन ऑफ स्ट्रेंथ किस जगह पे फाइंड करेंगे, इस जगह के ऊपर या इस जगह के ऊपर, या तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाले लेवल के ऊपर या फिर लास्ट जो हायर लोगा उसके ऊपर। क्योंकि मार्केट ने अगर अपने अपने स्ट्रक्चर को कंटिन्यू रखना है, हायर हाइज हायर लोज बनाने हैं, तो मार्केट ने या तो ब्रेकर ब्लॉक से, इसको हम ब्रेकर, ये मेरे मुंह पे आ गया, इस वाले लेवल को हम ब्रेकर ब्लॉक भी बोलते हैं। ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है इसको कुछ लोग ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं, कुछ लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो हमने अगर बुलिश होना होता है मार्केट के अंदर तो हम वेट करते हैं मार्केट या तो वापस इस जगह से आके उठे, या फिर जो लास्ट इसका हायर लो है उस जगह से आके उठे। अगर हायर लो टूट जाएगा फिर हम बेरिश हो जाएंगे।
और हमने नहीं देखना कि भाई डेली में क्या हो रहा है, वीकली में क्या हो रहा है, मंथली में क्या हो रहा है, उसमें जो हो रहा है होने दें। अगर H1 का स्ट्रक्चर बेरिश है, आप फिलहाल M5 के अंदर भी बेरिश ही हो जाएंगे। आपने जब तक M5 का स्ट्रक्चर बेरिश नहीं हो जाता तब तक आपने ट्रेड प्लेस नहीं करनी, सिंपल। जब आपके दोनों ट्रेंड्स अलाइन हो जाते हैं, M5 का भी और H1 का भी, तब हम ट्रेड को ढूंढते हैं और फिर हम ट्रेड के अंदर घुसते हैं, तब आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। साइन ऑफ वीकनेस का बता दें दोबारा। साइन ऑफ वीकनेस का मैंने वैसे कुछ बताया नहीं है। साइन ऑफ वीकनेस क्या है कि सेलिंग का ट्रेंड है, हमने वीकनेस ही फाइंड करनी है, हमने सेलिंग फाइंड करनी है, किस जगह से फाइंड करनी है वो आगे जाके पता चलेगा, वो अभी नहीं बता सकता मैं आप लोगों को। सिर्फ सेलिंग के ट्रेंड के अंदर हम साइन ऑफ वीकनेस फाइंड करते हैं और बाइंग के ट्रेंड के अंदर हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं। ये VSA के टॉपिक्स होते हैं, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। ये बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है, ये आगे जाके आपको पता चलेंगी। लेकिन बस क्योंकि सेलिंग का ट्रेंड है, उसने जाना सेलिंग में ही है, तो हम उधर उस जगह के ऊपर वीकनेस फाइंड करते हैं कि क्योंकि मार्केट यहां से भी वीकनेस लेके नीचे जा सकती है, गिर सकती है, वो इस दरमियान में से भी गिर सकती है, वो ऊपर जाके इस लेवल को टैप करके या इसको स्वीप करके, स्वीप का मतलब ये होता है कि जो इस लेवल के ऊपर लास्ट हाई विक लगी होगी उससे ऊपर जाके एक विक लगा के स्वीप करके नीचे आ जाएगा। जाना उसने नीचे ही होगा, तो वो साइन ऑफ वीकनेस है। वो पता कैसे चलेगी वो भी नहीं बताऊंगा। स्ट्रक्चर का बस आप लोग देख लें कि आपको क्लियर हो गया है। बाकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक दफा और देख लेते हैं। किसी भी लेवल में थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, उसके ऊपर बड़े अच्छे होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, तो आप वो इजीली मार्क कर सकते हैं। अब ये जो ये वाला आपकी मर्जी है कि आप एक लाइन से भी जो है वो सपोर्ट को ड्रॉ कर लें। मैं आपको बेस्ट जो सजेशन दूंगा वो मैं यही कहूंगा कि आप यहाँ से आए, एक रेक्टेंगल पकड़ें और वो पूरा एक जोन बनाएं सपोर्ट का, क्योंकि वो विक्स वगैरह भी होती हैं, तो आप उन विक्स को भी कवर करें एज अ सपोर्ट। अब जैसे ये देखें, डेली का टाइम फ्रेम है ना, तो मार्केट ने जब यहाँ से इसको तोड़ा है तो मार्केट दोबारा इसी जगह के ऊपर आके एक दफा, ये पहली दफा हुआ और ये दूसरी दफा हुआ, तो जैसे ही दूसरी दफा टैप हुआ ना, तो ये हमारा एक सपोर्ट का जोन बन गया। अब जोन कैसे बनाना है हमने, जो जोन के अभी ना थोड़ा सा एडवांस तरीका होता है। अगर आप 1 मिनट में जाके जोन बना रहे हैं तो उसके अंदर आपने अलग तरीके से जोन बनाना होता है, और अगर आप डेली के अंदर जाके बना रहे हैं तो आप अलग तरीके से जोन बनाते हैं। डेली के अंदर हमने अगर इस जोन को मार्क किया, इसको मैं कैसे मार्क कर रहा हूँ ये मैं आपको बता देता हूँ। मैं कोई भी ना दो पॉइंट्स लेता हूँ जो टच हो रहे होते हैं। अब हम इसको भी ले सकते हैं कि ये एक ये जो ये इसकी विक है वो मैं कंसिडर कर रहा हूँ, और जब मैं आगे लेकर आ रहा हूँ तो इसकी भी विक टच हो रही है। आप इसको भी यूं पूरा एक जोन बना सकते हैं कि विक को बस मार कर लें, जो इसका विक का एंडिंग पॉइंट है ना, बस वहां तक, उससे नीचे नहीं होना चाहिए जोन। या तो आप विक्स को मार कर लें, या फिर अगर आपने थोड़ा सा बड़ा जोन बनाना है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। दोनों वैलिड है, कोई मसला नहीं है इन दोनों के अंदर। लेकिन जितना छोटा जोन होगा ना, जितना छोटा जोन होगा उतना आपको फायदा होगा। वो कैसे फायदा होगा, अगर आप अब लेट सपोज मार्केट अभी इसी जोन के पास ही है, इस जोन पर आती है, तो अभी अगर इस पूरे जोन को हम देख लेना तो ये कितने पिप्स का जोन है, ये चीज मैटर करती है। आपने इतना बड़ा जोन नहीं बना लेना कि वो 200 300 400 पिप्स का जोन हो, क्योंकि अगर मार्केट इधर आएगी तो हम इस जोन के अंदर बाइंग करेंगे, इस जोन से नीचे हमारा एसएल होगा। अगर ये 300 पिप्स का जोन होगा तो आपका 350 पिप्स का एसएल होगा। 350 पिप्स के अंदर अगर आप 0.01 की भी ट्रेड लेते हैं तो $35 का आपको लॉस हो रहा होगा। तो हमने जोन को ना अपना जितना कम कर सकते हैं उतना हमने कम करना होता है। या तो हम इस ग्रीन के एंडिंग को कर लें तो हमारा एक परफेक्ट जोन हो जाएगा, और ये कितने पिप्स का हो जाएगा, 24 से लेके, ये भी अच्छा खासा। डेली का जो जोन है ना वो आपका 150 200 पिप्स का हो सकता है, 300 पिप्स तक भी जा सकता है, क्योंकि डेली का टाइम फ्रेम बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है। M1 का जो जोन आप बनाएंगे ना वो आपका, ये चीज अब आप लिख लें, बल्कि अपने कॉपी पेंसिल लें, एक कॉपी पेंसिल लें और आप जो है ना वो जोन्स बनाना सीख लें कि आपने जोन कैसे बनाने हैं। अगर तो आप M1 का जोन बना रहे हैं, M1 में जाके कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल फाइंड कर रहे हैं, तो उसमें आपने कितने पिप्स का जोन बनाना है। पिप्स का मतलब यही है कि आप फिर उस जोन को एडजस्ट करेंगे कि जहाँ पे या तो आप विक्स को मैच कर लेंगे, यहाँ पे एक की विक मैच हो रही हो, एक की बॉडी मैच हो रही हो, कोई इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जोन का मतलब यही होता है कि वो एक पूरा आप एरिया मार्क कर लेते हैं, लेकिन उसके अंदर दो दो से ज्यादा चीजें टच जरूर हो रही हो। अच्छा, अब आपने वो रजिस्टर खोल लिया होगा। अब जो इसके अंदर मेन चीज आती है ना, वो आपने सबसे पहले ना टाइम फ्रेम्स की अहमियत को लिखना है कि कौन सा टाइम फ्रेम हो तो उसके अंदर कितना पिप का जोन होना चाहिए, और उससे आपने क्या चीज एक्सपेक्ट करनी है, क्या चीज एक्सपेक्ट नहीं करनी। एक सेकेंड,
थोड़ा सा होल्ड करें। अच्छा एक सेकंड रुकें। अच्छा, सबसे पहले आप ये हेडिंग दे दें उधर, इस चीज की, जोन्स मार्किंग। सबसे पहले आ जाता है 1 मिनट का जोन। अगर आप 1 मिनट का जोन कर रहे हैं तो आपका 15 से 20 पिप्स, इससे बड़ा जोन नहीं होना चाहिए। 1 मिनट का अगर आप जोन बना रहे हैं तो 15 पिप्स का जोन होना चाहिए। मैक्सिमम भी जाए तो 20 पिप्स का जाए। 20 पिप्स का मतलब यही है कि अगर हम इस वाले जोन को सपोर्ट कंसिडर कर रहे हैं तो ये देखें 2 7 है। 2 7 से लेके मैं, ये देखें ये 2 7 के अंदर अंदर ही आ रहा है, तो ये तकरीबन पूरे 10 पिप्स भी नहीं बनते। 1 मिनट का जोन है ना, तो वो बहुत छोटा होगा। तो वो छोटा ही होना चाहिए, वो 10 से लेके 20 पिप से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। फिर 3 मिनट, 3 मिनट का अगर आप जोन देखते हैं तो वो आप कह लें कि 20 से 25 पिप्स का होना चाहिए, 25 पिप्स से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। फिर आप 5 मिनट का जोन, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, अजान हो रही है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अजान के बाद में स्टार्ट करता हूँ। अच्छा जी, अजान होगी, कंटिन्यू कर लेते हैं। मैं आपको जोन्स का बता रहा था कि जितना छोटा, ये मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि अभी आपने आगे जाके प्रैक्टिस करनी है। जो आपको असाइनमेंट मिलेगी वो उसमें आपने 1 मिनट का भी जोन मार्क करना है, 3 मिनट का भी, 5 मिनट का भी। क्योंकि आगे जाके जब आप जोन्स मार्क करेंगे ना, ये चीज जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको पता होगा कि भाई ये 5 मिनट है, इस टाइम फ्रेम की इतनी ही वैल्यू है, इससे ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है। क्योंकि एक बच्चे से आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आपको वो, जितने मैं आपको पिप्स लिखवा रहा हूँ ना कि 20 मिनट का आपने जोन मार्क करना है, तो 20 पिप्स का ही आपका टीपी भी होगा। लेट सपोज अगर आप 1 मिनट की कंफर्मेशन के ऊपर एंट्री लेते हैं और आपका वो 15 पिप्स का जोन है, ऑब्वियसली आपका 20 पिप का एसएल होगा। 15 पिप का अगर आपका जोन है, उस जोन के अंदर आपकी क्या कहते हैं, जब लेट सपोज ये 15 पिप का जोन है, इसके अंदर आएगी, तो आप यहाँ पे कहीं पे रखेंगे, वो 20 पिप का एसएल बन रहा होगा। तो अगर आपको 20 पिप्स वो दे रही होगी ना, तो वो आपने 20 पिप्स लेके और अपना 70% बुकिंग कर लेनी है। हम रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट के टॉपिक पे जाके देखेंगे कि कौन से टाइम फ्रेम के ऊपर की कंफर्मेशन के ऊपर आपने कितने पिप्स का एसएल रखना है और कितना टीपी आपका होना चाहिए। लेकिन अभी जो आपने जोन्स मार्क करने हैं वो भी आपको आपके वैलिड जोन्स टाइम फ्रेम्स के हिसाब से ही होंगे। ये नहीं है कि 1 मिनट का आपका टाइम फ्रेम है और आप उसके अंदर 100 पिप्स का जोन बना के बैठे हो। तो 1 मिनट का जो जोन होगा वो 15 से 20 पिप्स का होगा। 3 मिनट का जो जोन होगा वो 20 से 25 पिप्स का, मैक्सिमम 25 पिप्स का होगा। 5 मिनट का अगर आप जोन बनाते हैं वो, तो वो 30 35 पिप्स का होगा। उसके बाद 15 मिनट का अगर जोन है, जैसे जैसे टाइम फ्रेम ऊपर जा रहा है ना, ऑब्वियसली उसकी फिर थोड़ी सी वैल्यू अच्छी होती जाती है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, उतनी अच्छा आपको वो कंफर्मेशन दे रहा होता है। 15 मिनट का जो जोन होगा वो आप कह लें कि 35 पिप से लेके 40 पिप्स के दरमियान हो सकता है। फिर 30 मिनट का जोन आप कह लें 40 to 60 पिप्स के दरमियान हो सकता है। 1 आवर का जोन जो है वो आपका जो है 60 पिप्स से लेके 100 पिप्स तक जा सकता है।
और इसी तरीके से फिर 4 और का 200 पिप से लेके, सॉरी 80 पिप से लेके 200 पिप्स तक आप उसको लेके जा सकते हैं। ये लिख ली है सारी चीजें। इससे बड़ा जोन नहीं होना चाहिए। जो 1 मिनट का जोन है ना, उससे वो अगर 15 पिप्स का जोन है तो आपने उससे एक्सपेक्ट भी 15 पिप्स ही करने हैं। उस 15 पिप का आप एसएल लगा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं 100 पिप्स की मूव कैच करूंगा, तो वो एक आप गलत चीज कर रहे होते हैं। वो ट्रेड को मैनेज कैसे करना है वो अब आगे जाके आपको पता चलेगा, लेकिन जोन मार्किंग जो है ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल होंगे वो आपने इसी तरीके से करने हैं। सबने लिख लिया 1 से लेके और 4 और तक का? चैट में बता दें। चलें, बाकी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा अगर किसी का रह गया हो। बाकी इसके अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अब ये देखें यहाँ पे अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस थोड़ा सा फाइंड करने की कोशिश करें तो यहाँ पे ये जो ये जोन बन रहा है, ये देखें ये भी टैप हो रहा है। इसके अलावा हमने इसका पिछला टैप पकड़ लिया था क्योंकि 1 आवर में हमने मार्क किया हुआ है, तो 1 आवर का देखें कि वैलिड है या नहीं है। 1 आवर का मैंने आपको बताया कि आप 80 पिप से लेके 100 पिप्स तक का कर सकते हैं। फिर 4 आवर का जो जोन है वो 100 से लेके 200 पिप्स तक का हो सकता है। 1 डे का जोन 200 से 500 पिप्स का हो सकता है, क्योंकि वो 1 डे का टाइम फ्रेम बहुत बड़ा है, उसको आपने देखना भी नहीं है, उसके अंदर आपने ट्रेड भी नहीं करनी है। उसके अंदर बहुत बड़े बड़े 200 200 300 500 पिप्स के जोन बन रहे होते हैं। तो उसके अंदर अगर आप 0.01 की भी लॉट लेंगे ना तो उसके अंदर एसएल बहुत बड़ा बन रहा होगा। असल में हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, वो अपना स्टॉप लॉस कम से कम करना होता है। ठीक है जी, आज का टॉपिक अगर हम इसको इधर स्ट्रक्चर तक ही रखते हैं, मैं एक दफा चेक कर लेता हूँ कि अगर मजीद कोई छोटा टॉपिक होता है तो वो हम इधर कर लेते हैं, या इसको यहीं तक रखते हैं। बल्कि आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, फिर हम कल जो है मजीद आगे चीजें देखेंगे, आगे पैटर्न्स वगैरह हैं। लेकिन सर वॉइस रुक रही थी आपकी, काफी है आज के लिए। ठीक है जी, आज की क्लास के अंदर हमने स्ट्रक्चर को देखा है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है। मार्केट अगर हायर हाइज हायर लोज बना रही होती है तो एक बाय ट्रेंड होता है। इसी तरीके से सेल ट्रेंड के अंदर मार्केट लोअर लोज लोअर हाइज बना रही होती है। हायर हाई के अंदर मार्केट जब अपना प्रीवियस हाई तोड़ के एक मूव मिलता है तो वो इम्पल्स मूव होता है मार्केट का। एक दफा आप लेक्चर देखेंगे दोबारा ठीक हो जाएगा। और मार्केट का रिट्रेसमेंट का भी मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा कंसोलिडेशन का बता दिया आपको। फिर मैंने आपको लाइव गोल्ड का भी एनालिसिस कर दिया 1 घंटे का। ये अब आप आगे जाके देखेंगे। मेरी वैसे ट्रेड मैंने यहाँ पे क्लोज कर दी थी क्योंकि रात को 2 बजे मार्केट बंद हो गई थी, लेकिन अगर मार्केट ना बंद हुई भी होती ना तो वो यहाँ से भी सेलिंग में मजीद जाती, क्योंकि एक ये भी मेरा था जोन, मैंने यहाँ से भी एंटर होना था और यहाँ से ब्रेकआउट मिल गया था। वो मैंने ग्रुप के अंदर एंट्री देनी थी, लेकिन वो 2 बज गए थे रात के। देखें ये रात के 1:50 के ऊपर ये कैंडल बनी है, 1:50 55 के ऊपर। 2 बजे मार्केट क्लोज हो जाती है। स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखना है। इसके अंदर कोई भी क्वेरीज होती हैं शुरू में आप लोगों को ये तंग करेगा, लेकिन इसके अंदर आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है। पहले आपने इजी स्ट्रक्चर मार करना है। आपने इधर हायर लो बनाना है कि भाई ये हायर लो ये है, ये चेंज होगा तो यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। इस तरह का एक स्ट्रक्चर आपने मार करके मुझे भेजना है प्रॉपर, ताकि आपको और प्रॉपर मार्किंग हुई भी हो कि यहाँ पे हर उसके ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, कहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, कहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है। इसके अलावा हायर हाई हायर लो कौन सा है, इम्पल्स मूव कौन सी है, रिट्रेसमेंट कौन सा है, ये पूरा आपने, ये आपकी असाइनमेंट है। क्लास के अंदर कोई भी एक लड़का बता दे कि इसी तरीके से ग्राफ के अंदर नहीं जाना। अभी आपने इस तरीके से एक पूरा खुद से आपने स्ट्रक्चर बनाना है जिसके अंदर हायर हाइज हायर लोज, पूरा एक बाय ट्रेंड सेल ट्रेंड और कंसोलिडेशन फेज उसके अंदर होना चाहिए। उसके अंदर आपने मार्किंग करनी है। कंसोलिडेशन के अंदर बस एक चीज होती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ने यहाँ पे हायर हाई बनाया, उसके बाद इसको हम बोलेंगे इक्वल हाई। फिर यहाँ पे मार्केट ने लो बनाया, अगर दोबारा मार्केट यहीं तक लो बनाती है तो हम इसको क्या बोलेंगे, इक्वल लो बोलेंगे। फिर इक्वल हाई इक्वल लो, और यहाँ पे फिर वो लो टूट जाएगा। ठीक है, तो वो मेंशन होना चाहिए। और कल तक जो है वो आपने असाइनमेंट ये लाजमी जो है वो सबमिट करानी है कल क्लास से पहले इसकी, जिसके अंदर चेंज ऑफ करेक्टर का आपने मेंशन करना है, कहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है, कहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, कहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है, ये सारी चीजें फिर हम कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं। अभी इस क्लास से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, क्यूरीज हैं, तो आप चैट के अंदर कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे जो है ना वो मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए यार, आपका कोई मसला ऐसा इतना बड़ा नहीं है, उसको चेक कर लेते हैं। अभी क्लास के बारे में बताएं, क्लास ठीक है, सारी चीजें क्लियर हैं आपको? जी बिल्कुल, सपोर्ट या रेजिस्टेंस के अंदर एटलीस्ट 2 पॉइंट्स टच हो रहे हो तभी वो सपोर्ट कहलाएगी।
हाँ चलें ठीक है शरियार, आप बाकी मुझे पर्सनली मैसेज करें, मैं आपका केस जो है वो देखता हूँ कि क्या इशू वगैरह है, उसको हम पर्सनली देख लेते हैं। बाकी आज का लेक्चर क्लोज करते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। कल क्लास से पहले आप लोगों ने असाइनमेंट जरूर सबमिट करवानी है, ठीक है। जज़ाकल्लाह, ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफ़िज़।